हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी में चैप्टर 7 मानव स्वास्थ्य एवं रोग। चैप्टर 7 को हम वन शॉट वीडियो में आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं, यानी पूरे के पूरे चैप्टर 7 को आज की इस एक ही वीडियो में पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्यसन या एडिक्शन क्या होता है। आपके एग्जाम में औषधि व्यसन भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना, वही बात है। तो व्यसन या एडिक्शन क्या होता है, इसके प्रमुख इंपॉर्टेंट कारण क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि व्यसन या एडिक्शन का मतलब क्या होता है। आप देखेंगे कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक रूप से नशीले पदार्थों का सेवन करते रहते हैं, नशीले पदार्थों पर ही पूरी तरह से आश्रित रहते हैं। तो शारीरिक या मानसिक रूप से किसी प्रकार से नशीले पदार्थों का सेवन करना या नशीले पदार्थों पर निर्भरता जो होती है, यही कहलाती है व्यसन या एडिक्शन, ठीक है। तो शारीरिक अथवा मानसिक रूप से नशीले दवाओं या नशीले पदार्थों पर जो निर्भरता होती है व्यक्ति की, इसे ही हम कहते हैं व्यसन या एडिक्शन। बहुत सारे व्यक्तियों को आप लोग देखे होंगे कि जब तक वो ड्रग्स वगैरह नहीं लेंगे तब तक उनको नींद ही नहीं आती, ना वो कुछ काम करने जाते हैं। तो कुल मिलाकर के नशीले पदार्थों पर वो पूरी तरह से निर्भर हो चुके हैं, ठीक है। तो नशीले पदार्थों पर जो निर्भरता होती है व्यक्ति की, यही कहलाती है व्यसन या एडिक्शन। व्यसन या एडिक्शन के बहुत सारे अलग अलग कारण हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कारण यहाँ पे आप देख सकते हैं, कई सारे इंपॉर्टेंट कारण है। सबसे पहला कारण है उत्सुकता। आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति जैसे मान लीजिए शराब या दारू वगैरह पीने के बाद देखेंगे कि उत्सुकता का मतलब है कि उसके अंदर जो है कई सारी चीजों को लेकर के उत्सुकता मन में जागृत हो जाती है। उत्सुकता का मतलब आप सिंपल सा समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कहीं पर टीवी पर या मान लीजिए कहीं पर आपने एडवर्टाइजमेंट देखा, आपने सिगरेट का देखा, या कि मान लीजिए दारू शराब किसी का भी आप एडवर्टाइजमेंट देखे, तो बच्चों के अंदर क्या होता है कि जो भी चीज वो देखते हैं अधिकतर उनके अंदर मन में ये कल्पना जागृत हो जाती है कि अगर ये एडवर्टाइजमेंट में ऐसा दिख रहा है तो रियल में इसका कैसा होगा। तो इस चक्कर में उत्सुकता बस जो है बहुत सारे व्यक्ति जो है नशीले पदार्थों का सेवन करने लग जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है उत्तेजना एवं अपूर्व आनंद की प्राप्ति। मतलब बहुत सारे व्यक्तियों का ऐसा मानना होता है कि नशीले पदार्थों का सेवन करने के पश्चात जो है ऐसा उनको लगता है कि अत्यधिक मात्रा में वो उत्साहित हो गए हैं, उनको ज्यादा मात्रा में आनंद मजा आ रहा है। तो इस चलते बहुत सारे व्यक्ति नशीले पदार्थों पर निर्भर हो जाते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट काम है कि अधिक कार्य क्षमता की इच्छा। अधिक कार्य क्षमता की इच्छा। बहुत सारे व्यक्ति क्या मानते हैं कि नशीले पदार्थों पर सेवन होने के पश्चात जो है वो अत्यधिक मात्रा में काम कर सकते हैं, उनके कार्य करने की क्षमता जो है वो ज्यादा विकसित हो जाती है, ठीक है। तो आपको ये चीज बिल्कुल भी ध्यान में रखना है कि इसका केवल और केवल नुकसान है। ये भले ही कुछ समय के लिए लगता है, पर शारीरिक रूप से अंदर ही अंदर जो है ये शरीर को पूरा कमजोर बनाते चलता है, ठीक है। तो व्यक्ति व्यसन के कारण में आपको पढ़ना है तो अधिक कार्य क्षमता की इच्छा। मतलब बहुत सारे व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अगर अत्यधिक मात्रा में वो नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तो उनको लगता है कि हम ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा काम करने की इच्छा जो है मन में जागृत होती है, ठीक है। तो इस कारण से बहुत सारे व्यक्ति जो है नशीले पदार्थों की ओर अग्रसर होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला है लोक कल्पना की सैर। मतलब नशीले पदार्थों का सेवन करने के पश्चात आप देखे होंगे बहुत सारे व्यक्ति जो है दूसरी ही दुनिया में मस्त हो जाते हैं, ठीक है। तो लोक कल्पना की सैर का मतलब यही है कि वो दूसरी दुनिया की कल्पना में खो जाते हैं और वो अपने आप को आनंदित महसूस करने लग जाते हैं। तो इस कारण से ही बहुत सारे व्यक्ति जो है नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। फिर है सामाजिक दबाव। सामाजिक दबाव का मतलब क्या है कि मान लीजिए आप किसी पार्टी समारोह वगैरह में गए हैं और आपके दोस्त लोगों का चलता है, दोस्त लोग नशीले पदार्थों पर आश्रित है, नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, वहां पे जबरदस्ती आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि नहीं भाई थोड़ा सा तो ले लो। तो उस चलते भी क्या होता है, बहुत सारे व्यक्ति जो है ना दबाव में आकर के नशीले पदार्थों का सेवन करने लग जाते हैं। तो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट कारण है व्यसन या एडिक्शन का। फिर है निराशाओं और चिंता से छुटकारा। बहुत सारे व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि अगर वो नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तो कुछ समय के लिए वो अपने वास्तविक स्थिति से दूर चले जाते हैं और उनको लगता है कि हमारी जो वास्तविक स्थिति उससे हम दूर हो गए हैं, और उनको लगता है कि जो भी हमारी निराशाएं हैं, जो भी हमारे दुख दर्द और समस्याएं हैं, वो जैसे पूरी तरह से खत्म हो गई हो, ठीक है। तो इस कारण से बहुत सारे व्यक्ति नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। पारिवारिक इतिहास, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परिवार में ही आप देखे होंगे कि बहुत सारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो लगातार नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। अब बच्चे तो बच्चे वो देखा सीखी, उनके मन में जागृत है, उनके मन में ये भावना जागृत होती है कि भैया घर के जब बड़े बुजुर्ग वगैरह ही पी रहे हैं, या कि मान लीजिए कुछ भी नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, तो उस कारण से घर के जो छोटे बच्चे हैं वो भी देखा देखी करके ये सब सीखने लग जाते हैं, ठीक है। तो पारिवारिक दबाव का, सामाजिक दबाव का मतलब ये सामाजिक दबाव का मतलब क्या था। सामाजिक दबाव का मतलब तो यह है कि
हमने आपको बताया कि जैसे मान लीजिए आप किसी बहुत सारे व्यक्ति आपके ऊपर लगातार दबाव बना रहे हैं, तो उस कारण से बहुत सारे लोग नशीले पदार्थों का सेवन करने लग जाते हैं। पारिवारिक इतिहास में हमने क्या बताया, पारिवारिक इतिहास का मतलब क्या है कि परिवार में अगर कोई बड़े बुजुर्ग जो है लगातार नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तो उनका देखा देखी करके घर के छोटे सदस्य भी ये सब सीखने लग जाते हैं। इसके बाद क्या है, व्यापारिक प्रचार एवं असामाजिक तत्व। ठीक है, दर्द से आराम। बहुत सारे व्यक्तियों को क्या लगता है कि अगर हम नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तो हमको दर्द से भी आराम मिलता है, तो बहुत समय के लिए वो लोग नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। ठीक है, स्वर्गलोक की सैर, ये भैया सेम वही पॉइंट है जैसे कल्पना लोक की सैर है। इसका मतलब भी यही है भैया कि वास्तविक परिस्थिति से दूर आदमी दूसरी दुनिया में खो जाता है नशीले पदार्थों को सेवन करने के पश्चात। तो उनको लगता है भैया क्या, उनको लगता है भैया कि हमको बहुत ज्यादा आनंद उत्साह जो है तो मन में जागृत हो रहा है, जिस कारण से बहुत सारे व्यक्ति नशीले पदार्थों की ओर अग्रसर होते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यसन या एडिक्शन क्या होते हैं, इसके क्या क्या प्रमुख कारण होते हैं। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में आने का पूरा चांस है इस क्वेश्चन का, तो इसको आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट कर सकते हैं इसका। चलिए, इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बी कोशिका एवं टी कोशिका क्या है। ठीक है, तो बी कोशिका एवं टी कोशिका की अगर हम बात करते हैं तो हमारे शरीर में क्या है, जो ब्लड होता है उस ब्लड में कई प्रकार की रक्त कणिकाएं होती है। ठीक है, जैसे आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गई और प्लेटलेट्स हो गए। तो जो हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी होती है, ठीक है, हमारे शरीर में क्या होती है, हमारे शरीर में जो डब्ल्यूबीसी होती है, ठीक है, हमारे शरीर में जो डब्ल्यूबीसी होती है यानी कि व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स, जिसको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स जो होती है इनके अंदर कई सारी कोशिकाएं होती है। उन कोशिकाओं में से एक कोशिका होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं लिम्फोसाइट। क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं लिम्फोसाइट। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लिम्फोसाइट। तो ये लिम्फोसाइट जो है मुख्यतः दो प्रकार की होती है ना, एक होती है बी लिम्फोसाइट और एक होती है टी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट ये मुख्य रूप से क्या करते हैं कि शरीर के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ावा देते हैं, शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत करते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित करते हैं और इसके अलावा एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं और वही एंटीबॉडी जो है रोगों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं बी कोशिका और टी कोशिका क्या है, तो देखिए जो हमारी डब्ल्यूबीसी होती है यानी जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है, ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षात्मक तंत्र की मुख्य कोशिकाएं होती है। मतलब ये ऐसी कोशिकाएं हैं डब्ल्यूबीसी की कोशिकाएं जो कि हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को डेवलप करने में अहम भूमिका निभाती है। ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र को विकसित करने में अहम भूमिका होती है डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी को आप लोगों को पता होगा कि वीर सिपाही भी कहते हैं, क्योंकि यही हमारे शरीर की इंपोर्टेंट कणिकाएं होती है या कोशिकाएं होती है जो हमारे शरीर की बाह्य रोगाणुओं से अधिकतर रक्षा करती है। क्योंकि डब्ल्यूबीसी के अंदर ही आप देखेंगे डब्ल्यूबीसी ही मुख्य रूप से एंटीबॉडी का निर्माण करती है और वही एंटीबॉडी फिर एंटीजन से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, तो श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती है ये शरीर प्रतिरक्षात्मक तंत्र की मुख्य कोशिकाएं होती है। अगर हम बात करें तो लिम्फोसाइट्स जो होती है दो प्रकार की होती है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी के अंदर हमने क्या होता है, लिम्फोसाइट्स पाई जाती है और ये दो प्रकार की होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, टी कोशिका और बी कोशिका कहते हैं। और ये दोनों कोशिकाओं के अगर हम निर्माण की बात करते हैं तो भ्रूणीय अवस्था में इन कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में यानी कि लीवर में होता है। ठीक है, तो लीवर में कब होता है भैया, लीवर में इनका निर्माण होता है कब, भ्रूणीय अवस्था में। ठीक है, जब भ्रूणीय अवस्था में व्यक्ति होता है तो इन डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है, लीवर या यकृत में होता है। वहीं अगर हम बात करें वयस्क अवस्था में, तो वयस्क अवस्था में जो डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है वो कहाँ होता है, अस्थिमज्जा में। तो जब डब्ल्यूबीसी का निर्माण ही अस्थिमज्जा में होता है तो डब्ल्यूबीसी से ही तो कौन बनते हैं, लिम्फोसाइट। ठीक है, तो कुल मिला के हमको याद रखना है कि हमारे शरीर के अंदर दो प्रकार की लिम्फोसाइट्स पाई जाती है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। और ये जो है इनका निर्माण जो है भ्रूणीय अवस्था में यकृत में होता है और वयस्क अवस्था में कहाँ होता है, अस्थिमज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। आप लोगों को बोन मैरो पता होगा, शरीर में जो बड़ी हड्डियां होती हैं उनके बीच में जो खाली स्थान होते हैं वहीं पे बोन मैरो होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें ये दोनों ही कोशिकाएं क्या करती है कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रक्त और लसिका के साथ परिसंचरित होती रहती हैं और हमारे शरीर में एंटीबॉडी के निर्माण करने में भाग लेती हैं और हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने में ये दोनों कोशिकाएं अहम भूमिका निभाती हैं, जिस कारण से आप कह सकते हैं कि ये हमारे शरीर के लिए जो है एक प्रकार से वरदान है ये कोशिकाएं। ठीक है, तो इन दोनों कोशिकाओं का काम ही होता है हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी का डेवलप करना और हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना यानी कि इम्यून सिस्टम को मजबूत करना। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट क्या है, तो डब्ल्यूबीसी के अंदर पाई जाने वाली कोशिकाएं होती है जो कि विशेष रूप से हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है और एंटीबॉडी का निर्माण करके हमें रोगों से बचाने में अहम भूमिका निभाती है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक क्या है, एंटीबायोटिक के लक्षण। ठीक है,
तो एंटीबायोटिक क्या है? तो एंटीबायोटिक जो है स्पेशली एक प्रकार की औषधियां होती है, कुछ विशेष प्रकार की औषधियां होती है जो कि सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का काम करती हैं, या सूक्ष्म जीवों से होने वाली जो भी बीमारी है उनको खत्म करने में अहम भूमिका रहती है इनकी, ठीक है। तो ऐसी औषधियां जो कि बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती हैं या कि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देती हैं, ऐसी ही औषधियों को हम क्या बोलते हैं? प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी औषधियां जो कि बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को ही नष्ट कर देती हैं या कि उनकी वृद्धि को रोक देती हैं, उन्हीं औषधियों को हम क्या बोलते हैं? प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं, ठीक है। तो परिभाषा आपको याद रखनी है कि प्रतिजैविक क्या है। तो ये एक प्रकार की औषधियां होती है जो कि हमारे शरीर में सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोगों के लिए काफी अहम भूमिका निभाती है, साथ ही साथ सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को भी हमारे शरीर के अंदर खत्म कर देती है या रोक देती है। प्रतिजैविक से संबंधित 2-3 और चीजें आपको याद रखनी है। प्रतिजैविक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो एक अमेरिकी वैज्ञानिक है जिनका नाम क्या है? सेलमैन वाक्समैन, ठीक है। तो सेलमैन वाक्समैन ने सबसे पहले, आपको याद रखना है कि 1942 में, कब? 1942 में सबसे पहले इन्होंने क्या किया था? प्रतिजैविक शब्द दिया था, ठीक है। तो 1942 में प्रतिजैविक शब्द की खोज किसने की थी? सेलमैन वाक्समैन ने, ठीक है। प्रतिजैविक शब्द मतलब प्रतिजैविक टर्म जो है किसने दिया? एंटीबायोटिक टर्म किसने दिया? तो आपको याद रखना है सेलमैन वाक्समैन। वहीं अगर आपसे ये पूछे कि एंटीबायोटिक की खोज किसने की सबसे पहले, तो आपको याद रखना है कि सबसे पहला प्रतिजैविक जो है वो है हमारा क्या? पेनिसिलिन। क्या है? पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। तो आपको याद रखना है सिंपल सी बात कि सबसे पहले सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में, कब? 1928 में, 1928 में पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक को प्राप्त किया था, और इन्होंने एक कवक से प्राप्त किया था इस प्रतिजैविक को, और उस कवक का नाम क्या है? पेनिसिलियम नोटेटम। तो सिंपल सी बात है, 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है कि सबसे पहले एंटीबायोटिक शब्द किसने दिया, ठीक है। तो सेलमैन वाक्समैन ने दिया था 1942 में। वहीं सबसे पहला खोजा गया एंटीबायोटिक कौन था? तो आपको याद रखना है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पहला प्रतिजैविक खोजा जिसका नाम था पेनिसिलिन, और इन्होंने किसमें से प्राप्त किया? तो पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त किया था, ठीक है। तो ये आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी याद रखनी है किसकी? प्रतिजैविक की, यानी कि एंटीबायोटिक की, ठीक है। तो एंटीबायोटिक आपने देख लिया क्या होती है, और एंटीबायोटिक टर्म किसने दिया, और एंटीबायोटिक की खोज सबसे पहले किसने की। चलिए, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो कई सारे एंटीबायोटिक के एग्जाम्पल है, जैसे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और इरियोमाइसिन। ये 3 बेस्ट एग्जाम्पल हैं आपको। इसके अलावा चौथा एग्जाम्पल पेनिसिलिन। ये 3-4 एग्जाम्पल आप पेनिसिलिन के याद रखिए, काफी जगह आपको काम आएंगे, ठीक है। जैसे आप इसके पहले देखे थे कि जीवाणुओं से होने वाले कई सारे रोग थे जिसके निदान के लिए हम इन्हीं सारी एंटीबायोटिक का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं प्रतिजैविकों के लक्षण, ठीक है। कौन कौन से लक्षण होते हैं किसी भी प्रतिजैविक या किसी प्रतिजैविक के कौन कौन से अच्छे गुण होने चाहिए, ठीक है। तो आपको याद रखना है सबसे पहला क्या है कि इसके पोषक पर कोई भी पार्श्व प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इससे पोषक पर, ठीक है, पोषक का मतलब है कि जिस व्यक्ति के अंदर मान लीजिए हम एंटीबायोटिक का यूज कर रहे हैं उस व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार से साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी प्रतिजैविक के अंदर यह गुण होना चाहिए। दूसरा है कि इसे रोगाणु विशिष्ट होना चाहिए, ठीक है, पैथोजन स्पेसिफिक होना चाहिए ताकि शरीर के उपयोगी एवं अन्य सूक्ष्म जीवों पर इसका कुप्रभाव ना पड़े, ठीक है। इसे रोगाणु विशिष्ट का मतलब होता है कि मान लीजिए हमारे शरीर में कोई स्पेशल प्रकार का एंटीजन चला गया है तो उस स्पेशल एंटीजन के लिए स्पेशल प्रकार की एंटीबायोटिक होती है, ठीक है। मतलब एंटीबायोटिक के अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि वो एंटीबायोटिक केवल उस एंटीजन या रोगाणु को ही नष्ट करे, ना कि हमारे शरीर के बाकी कोशिकाओं पर या हमारे शरीर के बाकी जगहों पर ये जाकर के इफेक्ट करे, ठीक है। तो ये प्रतिजैविक के अंदर एक अच्छा गुण होना चाहिए। क्या गुण होना चाहिए कि उसका जो है किसी प्रकार से अन्य भागों पर या अन्य जगहों पर नुकसान ना हो, केवल और केवल जहां पे एंटीजन या रोगाणु हैं तो केवल एंटीजन और रोगाणु के लिए ही जो है विशिष्ट होना चाहिए, केवल उसके लिए ही काम करना चाहिए एंटीबायोटिक को, ना कि हमारे शरीर के बाकी जगहों पर जाकर के वो क्रिया करे, ठीक है। ये भी गुण होना चाहिए एंटीबायोटिक के अंदर। तीसरा है कि इसमें रोगाणु के प्रतिरोधी प्रभेद को नष्ट करने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। किसी प्रकार से अगर रोगाणु के अंदर जो है स्पेशल टाइप्स की क्षमता है नुकसान पहुंचाने की, तो उस स्पेशल क्षमता को नष्ट करने की क्षमता जो है एंटीबायोटिक के अंदर होनी चाहिए। तो ये स्पेशल कुछ गुण हैं या कि लक्षण हैं जो कि किसी भी एंटीबायोटिक के अंदर होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि एंटीबायोटिक के कौन कौन से लक्षण हैं, ये आप लोग स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हैं अगर तो आप लोग ले सकते हैं। एंटीबायोटिक के अगर स्रोत की हम बात करते हैं तो एंटीबायोटिक के कई अलग अलग स्रोत होते हैं। जैसे एंटीबायोटिक के स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं? बैक्टीरिया हो सकता है, इसके अलावा कवक होते हैं,
कुछ एक्टिनोमाइसिटीज वगैरह भी होते हैं। एक्टिनोमाइसिटीज भी क्या होता है, कवक ही होता है। तो कुल मिलाकर के इसके जो स्पेशली स्रोत होते हैं या सोर्स होते हैं, जो पूरे के पूरे एंटीबायोटिक हैं, इनके सोर्स अधिकतर या तो बैक्टीरिया होते हैं या तो फंगस होते हैं। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, अब इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है सामक औषधियां। सामक औषधियां छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सामक औषधियां आपको समझना है क्या होती हैं। तो कुछ आप देखेंगे कि ऐसी औषधियां होती है जो कि सीधे हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव डालते हैं। कहां, ब्रेन पर। कुछ ऐसी औषधियां होती है जो सीधे हमारे भैया ब्रेन पर ही, कहां, जो सीधे हमारे ब्रेन पर ही क्या करती हैं, आक्रमण करती हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी औषधियां होती है जो डायरेक्ट हमारे ब्रेन यानी कि सीधे मस्तिष्क अर्थात सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, हमारा मेन तंत्रिका तंत्र का जो पार्ट होता है। ठीक है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है। तो ऐसी औषधियां होती है बहुत सारी जो कि डायरेक्ट हमारे मस्तिष्क पर हमला करती हैं या कि हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को नष्ट कर देती हैं। ऐसी औषधियों को ही हम बोलते हैं सामक औषधियां। ठीक है, तो ये शरीर को क्या कर देती हैं, निश्चिंत कर देती हैं और शरीर को सुस्त कर देती हैं। इसके अलावा निष्क्रिय कर देती हैं शरीर को। ठीक है, तो ये औषधियां जो होती है काफी एक प्रकार से नुकसानदेह औषधियां होती है, क्योंकि ये हमारे शरीर को सुस्त कर देती है पूरी तरह से। सुस्त का मतलब है कि कमजोर कर देती है एक प्रकार से। जैसे आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे व्यक्ति जो है अत्यधिक मात्रा में जब शराब पी लेते हैं तो उनके जो है बोधगम्यता, सोचने समझने की क्षमता नहीं रह जाती है। शरीर जो है अनकंट्रोल हो जाता है, शरीर उनका कंट्रोल में नहीं रहता है। उनका वास्तविक जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो जो है काम करना बंद कर देता है। तो ऐसी सिचुएशन में व्यक्ति सही गलत भी नहीं सोच पाता है। ठीक है, इसी कारण से तो अधिकतर आप देखेंगे एक्सीडेंट से लेकर के अधिकतर हमले जो होते हैं वो नशे में ही होते हैं। ठीक है, तो सामक औषधियों में भी कुछ ऐसी ही औषधियां आती है जो कि डायरेक्ट हमारे मस्तिष्क पर यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को निष्क्रिय करती हैं। तो ऐसी औषधियों को हम बोलते हैं सामक औषधियां। और अगर सामक औषधियों की मात्रा से अगर हम बात करें, इसकी ज्यादा मात्रा में अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति सेवन करता है तो उसको अच्छी खासी नींद भी आने लगती है। इसी कारण से इन औषधियों को हम हिपेटिक्स भी कहते हैं। हिपेटिक्स स्पेशली हम उन औषधियों को कहते हैं जो औषधियां क्या करती हैं, जो औषधियां जो है नींद मतलब नींद आने के लिए जो है उपयोग की जाने वाली औषधियां। मतलब कुछ औषधियां ऐसी होती है जिनका ज्यादा मात्रा में अगर व्यक्ति सेवन करता है तो उससे ज्यादा मात्रा में व्यक्ति को नींद आने लगती है। ऐसी औषधियों को हम बोलते हैं हिपेटिक्स। तो सामक औषधियां भी ऐसी ही औषधियां हैं कि जिनका अगर मान लीजिए लगातार हम उपयोग करते हैं तो ये औषधियां क्या करती है, व्यक्ति को ज्यादा मात्रा में नींद जो है देने लगती हैं। ठीक है, तो ऐसा आप समझ सकते हैं आसानी से। तो इसी कारण से इन औषधियों को हम हिपेटिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हिपेटिक्स कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि सामक औषधियां ऐसी औषधियां होती है जो डायरेक्ट हमारे सीधे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि मस्तिष्क पर हमला करती हैं। ठीक है, और इसका ज्यादा मात्रा में अगर कोई व्यक्ति यूज करता है तो उसको ज्यादा नींद आने लगती है। ठीक है, जिस कारण से इन औषधियों को हम हिपेटिक्स भी कहते हैं। बस इतना ही आपको याद रखना है। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, एग्जाम्पल जरूर आपको याद रखना है। बारबीचुरेट्स जो है ये भी एक सामक औषधियों का एग्जाम्पल है। ये हमारे ब्रेन या सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अटैक करती है। इसके अलावा आप देखेंगे बेंजोडाइज़ेपिन्स की अगर हम बात करें तो ये भी एक प्रकार की सामक औषधियां होती है। इन दोनों का यूज जो है सामक औषधियों के रूप में या हिपेटिक्स के रूप में मुख्य रूप से किया जाता है। तो इसका भी आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सामक औषधियां भी हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। चलिए, इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है एल्कोहलों के हानिकारक दुष्प्रभाव। ठीक है, एल्कोहल तो देखे होंगे आप लोग बहुत सारे व्यक्ति जो है अत्यधिक मात्रा में नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। जैसे दारू शराब का ज्यादा मात्रा में सेवन करते हैं। इनमें अत्यधिक मात्रा में क्या होता है, एल्कोहल वगैरह की मात्रा जो है उपस्थित रहती है। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ज्यादा मात्रा में एल्कोहल लेता है तो उससे होगा क्या, कई सारे इंपॉर्टेंट कारण है जो हो सकते हैं। एल्कोहल ज्यादा मात्रा में शरीर में जाएगा तो उससे क्या होगा, बहुत सारे इफेक्ट जो है देखने को मिलेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज आप देख सकते हैं कि इसको पीने से मतलब एल्कोहल को अधिक मात्रा में लेने से मस्तिष्क में नियंत्रण की शक्ति जो है खत्म हो जाती है। मस्तिष्क जो है हमारा नियंत्रित नहीं रह जाता है, सही तरीके से काम करने की क्षमता मस्तिष्क के अंदर नहीं रह जाती है। इसी कारण से आप देखेंगे कि एल्कोहल पीने के बाद क्या होता है कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य को सही गलत सोचने की क्षमता भी नहीं रह जाती है मनुष्य के अंदर। ठीक है, साथ ही साथ आप देखेंगे कि अधिकतर जो अपराध होते हैं वो शराब पीने के बाद ही होते हैं। ठीक है, तो अत्यधिक मात्रा में आप देखे होंगे जो भी बलात्कार या कि मान लीजिए किडनैपिंग से लेकर के जितने भी आपराधिक मामले हैं, ठीक है, इन सब में सबसे ज्यादा अहम भूमिका किसकी होती है, शराब की होती है, यानी नशीले पदार्थों की होती है, एल्कोहल की होती है। ज्यादा मात्रा में एल्कोहल अगर व्यक्ति ले लेता है तो मस्तिष्क के नियंत्रण की शक्ति कम हो जाती है, सोचने समझने की क्षमता भी नहीं रह जाती है। तो सिंपल सी बात है कि आपको याद रखना है कि अधिकतर अपराध जो है शराब पीने के बाद होते हैं, यानी एल्कोहल का अगर ज्यादा मात्रा में कोई व्यक्ति यूज करता है तो मस्तिष्क नियंत्रण से दूर चला जाता है और व्यक्ति अपनी वास्तविक परिस्थिति से दूर चला जाता है, जिस कारण से उसके सोचने समझने की क्षमता नहीं रह जाती
जाती है और ऐसी स्थिति में बहुत सारे जो है काम हो सकते हैं गलत तरीके से, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या हो सकता है कि एल्कोहल का अगर ज्यादा सेवन करेंगे तो इसके कारण सड़क दुर्घटनाएं ज्यादा मात्रा में होती है और साथ ही साथ औद्योगिक दुर्घटनाएं जो होती है इसमें भी अत्यधिक मात्रा में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो दोनों ही चीजें आपको ध्यान में रखना है। तीसरा इंपॉर्टेंट कारण क्या है कि एल्कोहल का ज्यादा मात्रा में अगर कोई व्यक्ति प्रयोग करेगा तो उसके आमाशय जो है खराब होंगे, ठीक है। आमाशय डैमेज हो सकता है, जो हार्ट होता है हमारा इस पर भी प्रभाव पड़ता है, पेशियां जो मसल्स होती है यहां पर भी कमजोरी वगैरह उत्पन्न होती है। इसके अलावा यकृत जो होता है, लीवर जो होता है तथा साथ ही साथ जो अन्य अंगों की जो पेशियां होती है, मसल्स होती हैं, वहां पर भी इसका इफेक्ट होता है। ज्यादा मात्रा में एल्कोहल पीने से मांसपेशियां भी कमजोर होने लग जाती है। तो कुल मिलाकर के ये सारे इंपॉर्टेंट एल्कोहल से होने वाले दुष्प्रभाव या हानिकारक प्रभाव हैं जिनको आपको याद रखना है। एक और चीज आपको याद रखना है कि आदमी की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है, जिससे आप देखेंगे टीबी जैसे रोग होने लग जाते हैं, निमोनिया हो सकती है, कॉलरा रोग होने का चांसेस बढ़ जाता है और ऐसी बीमारियों के होने की संभावना जो है और ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है, ठीक है। तो अत्यधिक मात्रा में एल्कोहल का सेवन करने से ये सारे दुष्परिणाम जो है हो सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है और इस बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन सारे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रतिरक्षी क्या है, प्रतिरक्षी अणु की संरचना, ठीक है। प्रतिरक्षी अणु की संरचना हमको बनाना है। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा समझते हैं कि प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी होते क्या है। तो सिंपल से समझना है आपको कि मान लीजिए कोई एंटीजन या कोई प्रतिजन है, ठीक है। एंटीजन या प्रतिजन क्या होते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर जाने के पश्चात हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करने की क्षमता होती है जिनके अंदर, उनको हम बोलते हैं एंटीजन या प्रतिजन। तो एंटीजन या प्रतिजन की जब अनुक्रिया होती है, ठीक है, हमारे शरीर के अंदर जब ये प्रवेश करते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है कि इनसे लड़ने के लिए, एंटीजन या प्रतिजन से लड़ने के लिए जो बी कोशिकाएं होती है, हमने कहा ना कि बी लिम्फोसाइट की कोशिकाएं होती है डब्ल्यूबीसी के अंदर, तो जैसे ही कोई एंटीजन या कोई प्रतिजन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है वैसे ही हमारे शरीर की जो बी कोशिकाएं होती है इनके द्वारा रक्त में एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो जो हमारी डब्ल्यूबीसी की बी कोशिकाएं होती है ये एक विशेष प्रकार की एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं, डेवलप करती हैं, ठीक है, जो कि रोग कारकों या प्रतिजनों से क्रिया करके उन्हें नष्ट कर देते हैं, ठीक है। और इस विशिष्ट प्रोटीन को ही हम प्रतिरक्षी कहते हैं। यानी एक विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर आए हुए एंटीजन यानी कि प्रतिजन को नष्ट करने का काम करते हैं, जो कि बी कोशिका के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। उसे ही हम बोलते हैं एंटीबॉडी, ठीक है। तो एंटीबॉडी क्या है, तो जैसे ही कोई हमारे शरीर के अंदर रोगाणु, एंटीजन या कोई भी प्रतिजन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है उस समय हमारे डब्ल्यूबीसी के द्वारा जो बी कोशिका होती है, बी लिम्फोसाइट की जो कोशिकाएं होती है ये क्या करती हैं कि एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करती हैं और यही प्रोटीन कहलाता है एंटीबॉडी। और यही विशेष प्रकार का जो प्रोटीन है ये क्या करेगा, उस एंटीजन को या प्रतिजन को या रोगाणु को नष्ट करने का काम करता है। तो एक विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं एंटीबॉडी जो कि बाहर से आए हुए एंटीजन या प्रतिजन को नष्ट करने का या उनको मारने का काम करते हैं, ठीक है। और इसका निर्माण कहां होता है एंटीबॉडी का, तो हमने आपको क्या बताया कि स्पेशली जो है जो बी लिम्फोसाइट की कोशिकाएं होती है डब्ल्यूबीसी के अंदर, ये मुख्य रूप से इन्हीं का काम होता है। अगर हम बात करें प्रतिरक्षी अणु को, तो प्रतिरक्षी को हम इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं, ठीक है। प्रतिरक्षी को हम आईजी से रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से, ठीक है। इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं, इसीलिए इसे हम आईजी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं प्रतिरक्षी अणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी की संरचना की अगर हम बात करते हैं तो एंटीबॉडी की ओवरऑल जो आपको संरचना दिखाई देगी वो इंग्लिश के कैपिटल लेटर में जो आपका बाई होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो बाई होता है कैपिटल लेटर में इंग्लिश का जो बाई होता है उस बाई के समान ही इस प्रकार से आपको एंटीबॉडी की संरचना जो है दिखाई देगी, ठीक है। तो एंटीबॉडी अणु की संरचना जो होती है ये बाई के आकार की होती है, ठीक है। यानी जो हमारा कैपिटल लेटर का बाई होता है इंग्लिश का उसी के आकार की होती है एंटीबॉडी की संरचना। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है एंटीबॉडी से संबंधित, कि प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु यानी प्रत्येक एंटीबॉडी के जो अणु होते हैं वो 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। जिसमें 2 श्रृंखलाएं भारी होती है और 2 श्रृंखलाएं जो है हल्की होती है, ठीक है। ये आप लोग डायग्राम में देखेंगे, ये आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। डायग्राम में हमको क्या दिखाई दे रहा है, डायग्राम में हमको ये दिखाई दे रहा है कि हमारे पास जो है यहां पे पॉलीपेप्टाइड की 4 श्रृंखलाएं हैं, ठीक है। 1 2 3 4। तो ये जो 4 श्रृंखलाएं आपको दिखाई दे रही है इसमें 2 श्रृंखलाएं आपको लंबी दिखाई दे रही है, ठीक है। एक ये वाली श्रृंखला लंबी है और एक ये वाली श्रृंखला, जो येलो कलर से आपको हमने श्रृंखला दिखाया है पॉलीपेप्टाइड की, ये दोनों भारी श्रृंखलाएं होती है, ठीक है, हैवी चेन होती है। आप देख भी सकते हैं कि ये दोनों जो है हैवी चेन है। हैवी चेन का मतलब क्या होती है, भारी श्रृंखला, ठीक है। क्या होता है हैवी चेन का मतलब क्या होता है, भारी श्रृंखला।
तो दो प्रकार की श्रृंखलाएं आपको दिखाई देगी, एक भारी श्रृंखला और एक हल्की श्रृंखला। यानी सिंपल सी बात है कि प्रतिरक्षी अणु की संरचना आप देख सकते हैं बाई के आकार की है, पहली चीज। दूसरी चीज आपने क्या देखी कि प्रतिरक्षी अणु की संरचना जो होती है वो 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर के बनी होती है। तो 1 2 3 4 4 पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं आपको दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है? दे रही है। तो सिंपल सी बात है, इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला में से जो रेड कलर की दोनों श्रृंखलाएं आपको दिखाई दे रही है ये कैसी है? साइज में छोटी है, तो इनको हम बोलते हैं हल्की श्रृंखला। क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं हल्की श्रृंखला। और हल्की श्रृंखला को हमने क्या लिख रखा है यहाँ पे? हल्की श्रृंखला को हमने यहाँ पे लिख रखा है क्या? लाइट चेन। ठीक है, लाइट चेन मतलब हल्की श्रृंखला, लाइट चेन मतलब हल्की श्रृंखला। ठीक है, तो ये हल्की श्रृंखलाएं होती है। ठीक है, लाइट चेन मतलब हल्की श्रृंखला। और भारी चेन, हैवी चेन का मतलब क्या होता है? हैवी चेन का मतलब होता है भारी श्रृंखला। ठीक है, भारी श्रृंखला होती है। हैवी चेन का मतलब क्या है? भारी श्रृंखला। तो सिंपल सी बात है, अभी तक में आपने दो चीजें देखी कि प्रतिरक्षी अणु की जो संरचना होती है वो बाई के आकार की होती है, तो आपने देख भी लिया। दूसरी चीज आपने क्या देखी कि प्रतिरक्षी अणु जो होता है वो 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर के बना होता है, जिसमें 2 श्रृंखलाएं भारी होती है और 2 श्रृंखलाएं जो है हल्की होती है। तो हमने यही चीज तो आपको बताया कि एंटीबॉडी की संरचना जो है बाई के आकार की दिखाई दे रही है आपको, 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर के बनी होती है। 2 श्रृंखलाएं लंबी होती है जिनको हम बोलते हैं हैवी चेन यानी कि भारी श्रृंखला, और 2 श्रृंखलाएं जो है छोटी होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं रेड कलर की, तो दोनों श्रृंखलाएं छोटी है जिस कारण से इनको हम बोलते हैं लाइट चेन यानी कि हल्की श्रृंखला। इतना कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं, तो किसी भी एंटीबॉडी अणु की संरचना में आप देखेंगे दोनों श्रृंखलाओं में 2 विशिष्ट क्षेत्र पाए जाते हैं, जो आपकी पूरी की पूरी जो आपकी हैवी चेन है। ठीक है, जो आपकी हैवी चेन है और जो आपकी लाइट चेन है। ठीक है, हैवी और जो लाइट चेन है आपकी, इन दोनों में 2 प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, 2 प्रकार की एरिया जो है पाए जाते हैं। तो एक एरिया तो ऐसा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल एरिया या वेरिएबल कांस्टेंट बोलते हैं। वेरिएबल कांस्टेंट का मतलब क्या है? वेरिएबल का मतलब है परिवर्तनशील। तो परिवर्तनशील क्षेत्र होता है एक, और एक होता है क्या? स्थिर क्षेत्र, यानी कि कांस्टेंट रीजन आप कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो एक होता है परिवर्तनशील क्षेत्र और दूसरा होता है स्थिर क्षेत्र। दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि दोनों श्रृंखलाओं में जो हल्की श्रृंखलाएं होंगी और जो भारी श्रृंखलाएं होंगी, दोनों हल्की श्रृंखलाओं में भी और दोनों भारी श्रृंखलाओं में भी क्या होते हैं? परिवर्तनशील क्षेत्र होते हैं और स्थिर क्षेत्र होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि दोनों श्रृंखलाओं में 2 विशिष्ट क्षेत्र पाए जाते हैं, दोनों हल्की श्रृंखलाओं में भी और दोनों भारी श्रृंखलाओं में भी। ठीक है, तो 2 विशिष्ट क्षेत्र पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं, एक को परिवर्तनशील क्षेत्र और दूसरे को हम बोलते हैं स्थिर क्षेत्र। ठीक है, तो ये आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। डायग्राम में आप क्या देख पा रहे हैं कि यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, ये जो आपको अलग से ही ये कलर दिखाई दे रहा है, यहां से लेकर यहां तक, ये क्षेत्र कहलाता है आपका ये क्षेत्र आपके क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आपके वेरिएबल रीजन, मतलब परिवर्तनशील क्षेत्र। क्या कहलाते हैं? ये परिवर्तनशील क्षेत्र। इसी प्रकार इसमें भी आप देख सकते हैं यहां से लेकर के यहां तक का जो क्षेत्र है ये परिवर्तनशील क्षेत्र है। ठीक है, ये परिवर्तनशील क्षेत्र है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि ये दोनों क्षेत्र जो ऊपर के क्षेत्र होते हैं ये क्या होते हैं? देखिए, हल्की श्रृंखला और भारी श्रृंखला दोनों क्षेत्र में जो ऊपर का क्षेत्र होता है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है परिवर्तनशील क्षेत्र, या इसको हम बोलते हैं वेरिएबल रीजन। क्या बोलते हैं? वेरिएबल रीजन बोलते हैं या परिवर्तनशील क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, आप यहां पे लिख भी सकते हैं कि परिवर्तनशील क्षेत्र। ठीक है, सिंपल सी बात है, परिवर्तनशील क्षेत्र बोलते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं इसमें कुछ कांस्टेंट रीजन होता है। कांस्टेंट रीजन का मतलब क्या है? स्थिर क्षेत्र। क्या है? कांस्टेंट रीजन का मतलब क्या है? स्थिर क्षेत्र। ठीक है, स्थिर क्षेत्र। वेरिएबल का मतलब क्या है? परिवर्तनशील क्षेत्र। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? परिवर्तनशील क्षेत्र। ठीक है, वेरिएबल का मतलब होता है परिवर्तनशील क्षेत्र। ठीक है, तो ऊपर वाले जो क्षेत्र होते हैं दोनों श्रृंखलाओं के ये परिवर्तनशील क्षेत्र होते हैं, और नीचे वाले जो क्षेत्र होते हैं ये स्थिर क्षेत्र होते हैं। ठीक है, दोनों लंबी श्रृंखलाओं का भी नीचे का क्षेत्र स्थिर क्षेत्र है, और दोनों छोटे छोटे जो श्रृंखलाएं हैं इनके नीचे का क्षेत्र भी क्या है? कांस्टेंट रीजन है, यानी कि स्थिर क्षेत्र है। तो अभी यहां तक की कहानी आपको ये समझ में आई, पूरी तरह से आपने ये समझा कि जो प्रतिरक्षी अणु की संरचना होती है वो बाई के आकार की होती है, तो देख भी सकते हैं बाई के आकार की है। दूसरी चीज आपने क्या देखी कि प्रत्येक एंटीबॉडी की संरचना 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बनी होती है। तो 4 पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं हैं हमारे पास, और इन चारों पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाओं में 2 क्षेत्र होते हैं, एक परिवर्तनशील क्षेत्र होता है, एक क्या होता है? स्थिर क्षेत्र होता है। ठीक है, तो चारों के चारों जो पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं हैं इसमें ऊपर का जो क्षेत्र होता है वो परिवर्तनशील क्षेत्र कहलाता है, और नीचे का जो क्षेत्र होता है क्या कहलाता है? स्थिर क्षेत्र कहलाता है। चलिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रत्येक, आप देखेंगे कि पॉलीपेप्टाइड की जो श्रृंखलाएं होती है एक दूसरे से डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। प्रत्येक श्रृंखलाएं जो है एक दूसरे से आप देखेंगे डाइसल्फाइड बंध के द्वारा, किस बंध के द्वारा जुड़ी होती हैं? तो ये आपको याद रखना है,
ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं जो होती है किस बंध के द्वारा जुड़ी होती हैं। तो आपको याद रखना है पॉलीपेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो पॉलीपेप्टाइड के बंध के पॉलीपेप्टाइड की जो श्रृंखलाएं होती है ये डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। टोटल कितने डाइसल्फाइड बंध होते हैं भैया, ये भी आपको याद रखना है। तो टोटल भैया डाइसल्फाइड बंध इस प्रकार से 16 होते हैं, ठीक है। एक एंटीबॉडी अणु की संरचना में आपको 16 डाइसल्फाइड बंध दिखाई देंगे। आसानी से आप लोग थोड़ा सा इसको समझ सकते हैं कहां कहां पे वो 16 डाइसल्फाइड बंध होंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग बनाएंगे कहां कहां पे, तो इस प्रकार से आप 16 डाइसल्फाइड बंध बनाएंगे, ठीक है। एक डाइसल्फाइड बंध यहां पे रहेगा, ठीक है, एक डाइसल्फाइड बंध हो गया। दूसरा डाइसल्फाइड बंध ये हो गया, ठीक है। तीसरा डाइसल्फाइड बंध तो भैया ये हो गया आपका, ठीक है। चौथा डाइसल्फाइड बंध ये हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। पांचवा डाइसल्फाइड बंध यहाँ पे हो गया आपका, ठीक है। छठवां डाइसल्फाइड बंध आपका यहाँ पे हो गया, ठीक। सातवां डाइसल्फाइड बंध आपका यहाँ पे हो गया। आठवां डाइसल्फाइड बंध आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका 9वां डाइसल्फाइड बंध, ठीक है। ये हो गया आपका 9वां डाइसल्फाइड बंध, ठीक है। और यहाँ पे हो गया आपका 10वां डाइसल्फाइड बंध, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखेंगे 10 हो गए यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एक डाइसल्फाइड बंध होगा, ठीक है, 11 हो गया। और ये हो गया आपके कितना 12 डाइसल्फाइड बंध, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे फिर आप देखेंगे 13 डाइसल्फाइड बंध हो गया, ठीक है। 13 डाइसल्फाइड बंध हो गया। फिर ये 14 डाइसल्फाइड बंध हो गए यहाँ पे, ठीक है। ये 14 डाइसल्फाइड बंध हो गए। यहाँ पे हो गया भैया आपका क्या 15 डाइसल्फाइड बंध। और फिर यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे डाइसल्फाइड बंध एक होता है। तो इस प्रकार से 16 डाइसल्फाइड बंध होते हैं, ठीक है। एक एंटीबॉडी अणु की संरचना में 16 डाइसल्फाइड बंध होते हैं और यही 16 डाइसल्फाइड बंधों के द्वारा आपस में चारों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी होती है। तो चारों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जो है आपस में डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी होती हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और आप देख सकते हैं कि प्रतिरक्षी अणु की जो संरचना होती है इसको हम H2L2 के रूप में, किसके रूप में, H2L2 के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। किसके रूप में, H2L2 के रूप में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं कि प्रतिरक्षी अणु की जो संरचना होती है उसमें H का मतलब क्या है, H फार होता है यहाँ पे हैवी, ठीक है। H फार होता है हैवी और L फार क्या होता है, L फार होता है लाइट। तो यहाँ पे प्रतिरक्षी अणु की संरचना में 2 हैवी चेन होती है और 2 लाइट चेन होती है, इसीलिए प्रतिरक्षी अणु की संरचना को हम H2L2 भी लिख देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंटीजन जो होते हैं ये प्रतिरक्षी के प्रतिजन बंधक स्थल क्षेत्र में आकर के फंस जाते हैं और वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आप आसानी से देख सकते हैं कि जो हमारा परिवर्तनशील क्षेत्र होता है उस परिवर्तनशील क्षेत्र में बीच में जो है प्रतिजन बंधक स्थल क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। कहां पे आप लोग देख सकते हैं, तो ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक। ये देखिए ये जो क्षेत्र होता है ना, ये क्षेत्र पूरा का पूरा ये क्षेत्र, इस क्षेत्र को हम बोलते हैं एंटीजन बॉन्डिंग साइट, ठीक है। क्या बोलते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट। यानी इसको हम क्या बोलेंगे भैया, इसको हम बोलेंगे प्रतिजन बंधक स्थल क्षेत्र। क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे प्रतिजन बंधक स्थल, ठीक है। प्रतिजन बंधक स्थल क्षेत्र। तो प्रतिजन बंधक स्थल मतलब जहां पे प्रतिजन आकर के बंध जाते हैं या फंस जाते हैं उसको हम बोलते हैं प्रतिजन बंधक स्थल क्षेत्र, ठीक है। तो जो परिवर्तनशील क्षेत्र होता है ये ऊपर वाला क्षेत्र, यहाँ पे ये जो एरिया होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रतिजन बंधक स्थल क्षेत्र। और इसी प्रतिजन बंधक स्थल क्षेत्र में आकर के कोई भी एंटीजन जो है फंस जाते हैं और वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गई होगी। एक और पॉइंट है कि जो एक एंटीजन होता है उसके लिए एक विशेष प्रकार का ही एंटीबॉडी होता है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि एक ही एंटीबॉडी सभी प्रकार के एंटीजन को नष्ट कर देगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। अलग अलग प्रकार के एंटीजन को नष्ट करने के लिए अलग अलग प्रकार की एंटीबॉडी जो है हमारे बॉडी के अंदर डेवलप होती रहती हैं। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, पूरी की पूरी एंटीबॉडी स्ट्रक्चर, एंटीबॉडी अणु की संरचना जो है आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आप एंटीबॉडी मॉलिक्यूल आपको ये समझ में आ गया होगा, एंटीबॉडी क्या होते हैं, एंटीबॉडी की पूरी बेसिक इंफॉर्मेशन और साथ ही साथ एंटीबॉडी अणु की संरचना जो है ये आपको समझ में आ गई होगी। बोर्ड एग्जाम के लिए वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेट रूप से इसको आप लोग अच्छे से तैयार करके जाइए, क्योंकि इस चैप्टर से आपके 3 और 4 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, तो आप लोग अच्छे से इस चैप्टर को तैयार करेंगे। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी क्या होती है, ठीक है। प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी। तो प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है कि रोगों से लड़ने की क्षमता। जैसे अलग अलग प्रकार के इस संसार में व्यक्ति हैं और हर एक व्यक्ति के अंदर जो है अलग अलग प्रकार की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। तो किसी व्यक्ति के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है तो थोड़े बहुत बैक्टीरिया के आक्रमण से उस व्यक्ति के अंदर बैक्टीरिया से होने वाले रोग जो है हो सकते हैं,
उसी प्रकार मान लीजिए बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है, इतना आसानी से कोई भी रोगाणु जो है उनके शरीर को प्रभावित नहीं कर पाता है। बहुत सारे व्यक्तियों को आप देखे होंगे कि इतना जल्दी वो बीमार नहीं होते हैं। बीमार क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है, इसलिए आसानी से कोई भी बैक्टीरिया वगैरह जो है उसको इफेक्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो हर एक जीवधारी के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, और रोगों से लड़ने की जो यही क्षमता होती है यही कहलाती है प्रतिरक्षा, या इसको हम प्रतिरोधकता भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी का मतलब है कि हमारे शरीर के अंदर रोग से लड़ने की क्षमता। तो किसी व्यक्ति के अंदर कितनी रोग से लड़ने की क्षमता है वही उसकी क्या कहलाती है? इम्यूनिटी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इम्यूनिटी का मतलब क्या है? प्रतिरक्षा या प्रतिरोधकता भी इसको आप कह सकते हैं। तो प्रतिरोधकता या प्रतिरक्षा का मतलब क्या है कि हमारे शरीर के रोगों से, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए जो क्षमता होती है वही कहलाती है प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी। अगर हम बात करते हैं तो जीव विज्ञान की जो शाखा होती है या बायोलॉजी की जो शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन करते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं प्रतिरक्षा विज्ञान। ठीक है, तो जो भी इम्यून सिस्टम है, पूरे के पूरे इम्यून सिस्टम का अध्ययन हम जीव विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्रतिरक्षा विज्ञान। ठीक है, ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब अगर हम बात करते हैं प्रतिरक्षा विज्ञान के बारे में, ठीक है, तो प्रतिरक्षा विज्ञान की जो आधारशिला है, सबसे पहले इम्यून सिस्टम के बारे में अगर किसी व्यक्ति ने बताया तो वो कौन थे? वो थे एडवर्ड जेनर। ठीक है, जिन्होंने चेचक के टीके की भी खोज की थी। तो इन्हें जो है हम प्रतिरक्षा विज्ञान का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। ठीक है, इन्हें हम प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रतिरक्षा विज्ञान के क्षेत्र में इनका काफी योगदान है। एडवर्ड जेनर जो है ऐसे जाने माने व्यक्ति थे जिन्होंने अपने टाइम में बहुत सारे टीकों का, बहुत सारे वैक्सीन जो है डेवलप किए। ठीक है, तो इसी कारण से इनको हम प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहते हैं। ठीक है, इम्यून साइंस का हम क्या कहते हैं? इनको फादर कहते हैं। तो दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रतिरक्षा विज्ञान का अध्ययन करते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन करते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रतिरक्षा विज्ञान। ठीक है, और प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? तो यह भी आपको याद रखना है, एडवर्ड जेनर। ठीक है, दोनों चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं इम्यूनिटी के टाइप्स, कौन कौन से प्रकार होते हैं इम्यूनिटी के, कौन कौन सी इम्यूनिटी के प्रकार होते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जो प्रतिरक्षा होती है या प्रतिरोधकता होती है मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक होती है सहज या स्वाभाविक प्रतिरक्षा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जन्मजात प्रतिरक्षा। क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं जन्मजात प्रतिरक्षा। तो जन्मजात का मतलब है कि ऐसी प्रतिरक्षा जो कि हमारे शरीर के अंदर जन्म से ही मौजूद होती है। ठीक है, उसको हम जन्मजात या सहज या स्वाभाविक प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक है, उपार्जित प्रतिरक्षा की अगर हम बात करते हैं तो कुछ प्रतिरक्षा ऐसी होती है जो कि जन्म से तो हमारे शरीर के अंदर नहीं होती है, लेकिन कुछ समय के पश्चात जो है ये प्रतिरक्षा हमारे शरीर के अंदर डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो ये जो इम्यून सिस्टम हमारे अंदर डेवलप होता है जन्म के बाद, जीवन काल की किसी न किसी अवस्था में जो प्रतिरक्षा हमारे शरीर के अंदर डेवलप या विकसित होती है उसी को हम बोलते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा। ठीक है, क्या कहा हमने? उपार्जित प्रतिरक्षा। ठीक है, तो सहज या स्वाभाविक प्रतिरक्षा जो है पहला प्रकार है ये प्रतिरक्षा का। तो प्रतिरक्षा का पहला प्रकार है सरल या सहज या स्वाभाविक प्रतिरक्षा, जिसको क्या हम बोलते हैं? जन्मजात प्रतिरक्षा बोलते हैं। तो यह एक ऐसी प्रतिरोधकता होती है या प्रतिरक्षा होती है जो किसी जीव में जन्म से ही मौजूद होती है। ठीक है, सिंपल सी बात, जो किसी व्यक्ति के अंदर जन्म से मौजूद है प्रतिरक्षा उसे हम क्या बोलेंगे? जन्मजात प्रतिरक्षा। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या देखा? उपार्जित प्रतिरक्षा। उपार्जित प्रतिरक्षा का मतलब क्या है कि वह प्रतिरक्षा या वह प्रतिरोधकता जो कि जीवों में स्टार्टिंग से यानी कि जन्म से नहीं रहती है बल्कि जीवन काल की किसी न किसी अवस्था में जो है आती है, जिस कारण से इसको हम बोलते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा। क्लियर? चलिए, अब अगर हम बात करते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा की यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, तो ये दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक होती है सक्रिय प्रतिरक्षा और एक होती है अक्रिय प्रतिरक्षा, जिसको हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी दो प्रकार की उपार्जित प्रतिरक्षा होती है। मतलब हमारे शरीर के अंदर ऐसी प्रतिरक्षा जो कि जीवन काल के दौरान विकसित होती है किसी न किसी अवस्था में, ये दो प्रकार की होती है। पहली है सक्रिय प्रतिरक्षा। ठीक है, सक्रिय प्रतिरक्षा आप देख लेंगे क्या होता है, जब जीवों में आप देखेंगे कि अपने आप प्राथमिक संक्रमण के दौरान प्रतिरोधकता उत्पन्न होती है। मतलब हमारे शरीर में जब पहली बार ही कोई रोगाणु शरीर के अंदर प्रवेश करता है या पहली बार कोई मान लीजिए संक्रमण होता है किसी प्रकार से जीवाणुओं का, कीटाणुओं का, तो ऐसी सिचुएशन में उनसे लड़ने के लिए जो स्टार्टिंग में हमारे शरीर के अंदर क्षमता या डेवलप विकसित होगी, ठीक है, या जो प्रतिरक्षा विकसित होगी उसको हम क्या बोलेंगे? सक्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय का मतलब है कि ऑन द स्पॉट, एक प्रकार से जैसे मान लीजिए आपके अंदर रोगाणु प्रवेश किया पहली बार और जैसे ही रोगाणु प्रवेश किया उतनी ही समय अगर मान लीजिए कोई प्रतिरक्षा विकसित हो गई तो उसे हम बोलेंगे सक्रिय प्रतिरक्षा। ठीक है, जो कि तुरंत एक्टिव हो जाएगी, उसे हम बोलेंगे एक्टिव इम्यूनिटी।
अब अगर हम बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी की, अक्रिय प्रतिरक्षा की, तो स्वयं के शरीर में जो विकसित नहीं होती है प्रतिरक्षा, ठीक है, तो अक्रिय प्रतिरक्षा जो है ये स्वयं के शरीर में विकसित नहीं होती है। जैसे आपको एग्जांपल लेंगे, यहां पे हमने कुत्ते के एग्जांपल लिया, जैसे मान लीजिए किसी कुत्ते के अंदर जो है एंटीजन प्रवेश कर गए। अब उस एंटीजन से लड़ने के लिए जो है उस कुत्ते के अंदर जो है जितने पूरे के पूरे उसका इम्यून सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा है, उसका जो पूरा का पूरा आप कह सकते हैं प्रतिरक्षा तंत्र है वो काम नहीं कर रहा है, जिस कारण से हम उसके अंदर जो है बाहर से कुछ जो है बाहर से प्रवेश कराएंगे, इम्यून सिस्टम के लिए जो है बाहर से वैक्सीन प्रवेश कराएंगे या बाहर से कोई भी कारक ऐसा प्रवेश कराएंगे जो कि जा करके उस जीवाणु या कीटाणु से लड़ सके, ठीक है, तो उसी को हम बोलेंगे अक्रिय प्रतिरक्षा। मतलब अक्रिय प्रतिरक्षा का मतलब है कि हमारे शरीर के जो अंदर प्रतिरक्षा बन रही है उस प्रतिरक्षा के अलावा वो प्रतिरक्षा जरूरत में अगर काम ना करे तो बाहर से जो हम अतिरिक्त मात्रा में प्रतिरक्षा के रूप में अपने अंदर विकसित कराते हैं, डेवलप कराते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या, उसे हम बोलते हैं अक्रिय प्रतिरक्षा, यानी कि पैसिव इम्यूनिटी। तो आप देख भी सकते हैं कि किसी व्यक्ति में मान लीजिए कुत्ते का विषाणु, जैसे मान लीजिए जो रेबीज वायरस होता है, ठीक है, तो रेबीज वायरस के कारण जो रेबीज रोग होगा कुत्ते के काटने से, तो कुत्ते के विषाणु उसमें मान लीजिए रेबीज का संक्रमण हो गया, ठीक है, तो सीधी सी बात है कुत्ते के अंदर मान लीजिए रेबीज का संक्रमण हो गया। अब उसका शरीर जो है प्रतिरक्षा के प्रतिरक्षियों को पैदा करता है। मतलब हमारे शरीर के अंदर भी जैसे मान लीजिए कोई रोगाणु आएगा तो हमारे शरीर के अंदर जो WBC की बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट है ये क्या करेगी, एंटीबॉडी का निर्माण करेगी, और वही एंटीबॉडी जो है हमारे शरीर के लिए प्रतिरक्षा तंत्र का काम करेगा, रोगों से लड़ने का काम करेगा। तो सिंपल सी बात है, मान लीजिए कुत्ते के अंदर रेबीज वायरस का संक्रमण हो गया तो उस कुत्ते के अंदर क्या होगा कि एंटीबॉडी जो है डेवलप होंगे, लेकिन यह पर्याप्त नहीं होते हैं। रेबीज से लड़ने के लिए ये जो कुत्ते के अंदर एंटीबॉडी बन रहे हैं ये पर्याप्त मात्रा में मान लीजिए नहीं बन रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ऐसी स्थिति में इसे हम दूसरे जंतुओं में बनने वाली प्रतिरक्षा को इंजेक्ट करके उसमें प्रतिरक्षा को उत्पन्न कर से क्या कर सकते हैं, कुत्ते की रक्षा कर सकते हैं। यानी सिंपल सी बात है कि अगर कुत्ते के अंदर जितने एंटीबॉडी बन रहे हैं वो अगर प्रतिरक्षा तंत्र में भूमिका अपनी नहीं निभा पा रहे हैं, मतलब कुत्ते के अंदर एंटीबॉडी तो बन रहे हैं लेकिन वो इतना पर्याप्त मात्रा में नहीं है कि वो जो है रेबीज वायरस का संक्रमण कर सकें, इस स्थिति में हमको क्या करना पड़ेगा, बाहर से किसी दूसरे जीव के अंदर बने जो इम्यून सिस्टम है उसको जो है उस कुत्ते के अंदर प्रवेश कराना पड़ेगा ताकि वो इम्यून सिस्टम फिर रेबीज वायरस से लड़ सके और संक्रमण से कुत्ते को बचा सके, उसकी रक्षा कर सके। तो सिंपल सी बात है कि ऐसी प्रतिरक्षा जो हमारे शरीर के अंदर विकसित नहीं होती है, मतलब उनको बाहर से कुछ अतिरिक्त जो प्रतिरक्षा हम शरीर के अंदर प्रवेश कराते हैं उसको हम बोलते हैं अक्रिय प्रतिरक्षा। तो इसका भी आप लोग आसानी से स्क्रीनशॉट अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं बीमारी या रोग क्या होता है, ठीक है। तो बीमारी या रोग जो है एक ऐसी स्थिति होती है, ये एक ऐसी दशा होती है जिसमें कोई भी जीव जो होता है उसकी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से आप देखेंगे, कार्यात्मक रूप से शरीर जो है उसकी आकृति क्या हो जाएगी, विकृत होगी, या कि किसी व्यक्ति का शरीर जो है अनियमित हो जाता है। क्या होता है, अनियमित हो जाता है। सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अब वो व्यक्ति शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अगर वो सामान्य है, इसका मतलब व्यक्ति स्वस्थ है। तो स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा भी यही है कि वो शारीरिक और मानसिक रूप से अगर नियमित है, ठीक है, तो वो क्या है, स्वस्थ व्यक्ति माना जाएगा। लेकिन वही स्वास्थ्य व्यक्ति मान लीजिए अगर उसके शरीर की शारीरिक और मानसिक स्थिति में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, उसकी शारीरिक स्थिति जो है नियमित की जगह में अनियमित हो गई, थोड़ा सा बिगड़ गई, विकृत हो गई, तो उसे ही तो हम क्या बोलेंगे, रोग बोलेंगे। और शरीर में यही तो होता है, कहीं पर भी हमारे क्या होता है, एक नॉर्मल सी हमारी बॉडी है, इस बॉडी में पूरी तरह से मान लीजिए बॉडी अगर हमारी नियमित है, कंट्रोल में है, इसमें मान लीजिए अगर कोई भी शारीरिक या मानसिक जो है विकृतियां उत्पन्न हो गई जिस कारण से शरीर जो है थोड़ा सा अनियमित हो जाएगा, इसी स्थिति को हम बोलते हैं रोग या बीमारी। बीमारी की अगर हम प्रकारों की बात करते हैं तो दो रूप से मुख्य प्रकार से बीमारियां होती है, ठीक है। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो कि हमारे जन्म से ही मौजूद होती हैं, और जिन बीमारियों को हम बोलते हैं जन्मजात बीमारी या इनको हम बोलते हैं आनुवांशिक बीमारी, ठीक है, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, इसीलिए जन्म से ही ये बीमारी पैदा हो गई है। तो जन्मजात बीमारी होती है एक, और एक होती है उपार्जित रोग या उपार्जित बीमारी। उपार्जित बीमारी का मतलब है कि जन्म से तो हमारे अंदर ये बीमारी नहीं रहेगी, लेकिन हमारे जीवन काल की किसी न किसी अवस्था में ये बीमारी जो है डेवलप हो जाएगी, ये बीमारी जो है विकसित हो जाएगी, तो उसे हम बोलेंगे क्या, उपार्जित रोग या उपार्जित बीमारी। तो जन्मजात रोग का मतलब क्या है कि ऐसे रोग जो जन्म से ही पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें से कुछ जन्मजात रोग ऐसे होते हैं जो कि गुणसूत्रों की असमानताओं के कारण होते हैं। नॉर्मली हमने आपको क्या बताया था कि गुणसूत्रों की असमानताओं से बहुत सारे रोग होते हैं जिनको हम बोलते हैं सिंड्रोम। तो मान लीजिए गुणसूत्रों के
की संख्या में अगर 19-20 हो गया, कम ज्यादा हो गया किसी भी जोड़े में, तो उससे क्या है, सिंड्रोम रोग उत्पन्न हो जाता है। कई प्रकार के सिंड्रोम है, इसका वीडियो हमने आपको अलग से प्रोवाइड करा दिया चैप्टर 4 में, आप आसानी से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो गुणसूत्रों के कारण रोग उत्पन्न हो जाते हैं जो कि अनुवांशिक रोग होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाते हैं और ये किसी भी जीव के अंदर जन्म से ही मौजूद होते हैं। तो ऐसे रोगों को हम बोलते हैं जन्मजात रोग। और दूसरा जो रोग है हमारा वो है क्या है, दूसरा है हमारा उपार्जित रोग। तो उपार्जित रोग का मतलब क्या होता है भैया, तो उपार्जित रोग का मतलब है कि ऐसा रोग जो व्यक्ति के बचपन से, यानी कि जैसे ही व्यक्ति का जन्म होगा तब तो उसके अंदर मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन व्यक्ति के जीवन काल की किसी न किसी अवस्था में, ठीक है, ये रोग जो है विकसित या डेवलप हो जाते हैं। तो ऐसे रोग जो व्यक्ति के जन्म से मौजूद रहेंगे उन्हें हम बोलेंगे जन्मजात रोग, और ऐसे रोग जो कि व्यक्ति के जीवन काल में विकसित होंगे उन्हें हम बोलेंगे उपार्जित रोग या उपार्जित बीमारी। ठीक है, तो इसका भी आप लोग आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं बहुत सारे बीमारी जो होते हैं, बीमारियों के बहुत सारे कारण, जैसे मान लीजिए अनुवांशिक बीमारियां होती है या जन्मजात बीमारियां होती है। तो जो भी आप देखेंगे कि जैसे उपार्जित बीमारियां होती है, कई प्रकार की हो सकती हैं। इन उपार्जित बीमारियों में कई अलग अलग स्रोत हो सकते हैं जिनके कारण जो है, या कई अलग अलग माध्यम हो सकते हैं, कई अलग अलग बीमारी के कारण हो सकते हैं। बीमारी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कुछ बीमारियां जो है बैक्टीरिया के कारण होती है, जीवाणुओं के कारण होती है, कुछ बीमारियां जो है वायरस के कारण होती है, कुछ बीमारियां जो है प्रोटोजोअन्स के कारण होती है, कुछ बीमारियां जो होती है वो कवक के द्वारा होती है, फंगस के द्वारा होती है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपको याद रखना है कि कौन सी बीमारी जो है किसके कारण होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जैसे विषाणु जनित रोग में आपने देखा है डेंगू और चिकनगुनिया। ठीक है, ये जो है एक प्रकार से हड्डी तोड़ बुखार होते हैं, अत्यधिक मात्रा में बुखार आती है इस रोग में, तो डेंगू चिकनगुनिया हो गया। इसके अलावा पोलियो रोग हो गया। ठीक है, पोलियो रोग में भी क्या होता है, ये भी वायरस के कारण होने वाला रोग होता है। ठीक है, ठीक है, फिर इसके बाद देखिए आप चेचक रोग। चेचक जो होता है भैया ये भी वायरस के कारण होने वाला रोग है। एड्स रोग जो है आपने पढ़ाई है, HIV वायरस के कारण होने वाला रोग होता है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल याद रखना है जो कि वायरस के कारण होने वाले रोग होते हैं। कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर इसके बाद कवक से होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट रोग आपको याद रखना है, जैसे रिंग वार्म होता है। ठीक है, इसके अलावा एथलीट फुट होता है। ठीक है, फुट में आप देखेंगे कि चकत्ते बन जाते हैं। ठीक है, दाद टाइप की संरचना बन जाती है जिसको हम एथलीट फुट बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ प्रोटोजोअन्स रोग होते हैं जो कि प्रोटोजोअन्स के कारण जो है हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे अमीबियासिस रोग होता है। अभी आगे चल के आप लोग अमीबियासिस रोग, मलेरिया रोग और जो निमोनिया रोग है, कुछ इंपॉर्टेंट रोगों के बारे में भी आप लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अमीबियासिस रोग हो गया। इसके अलावा जो मलेरिया रोग हो गया, ठीक है, ये भी किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण। निंद्रा रोग होता है, कालाजार रोग होता है, ये भी सब प्रोटोजोअन्स के कारण होने वाले रोग होते हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रोटोजोअन्स रोग हैं जिनको आपको याद रखना है। फिर कुछ बैक्टीरिया से होने वाले इंपॉर्टेंट रोग है जो कि अक्सर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, साथ ही साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इस देख सकते हैं आप लोग टाइफाइड रोग होता है। ठीक है, टाइफाइड रोग आप लोग देख सकते हैं, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है, जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। फिर टिटनेस आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये भी बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है। कॉलेरा रोग आप देख सकते हैं, विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया के कारण होगा। ठीक है, सिफिलिस रोग आप पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, सिफिलिस रोग ट्रेपिनियम पैलिडम नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। फिर तपेदिक है, टीबी जो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण। तो कुल मिलाकर के ये सारे के सारे बैक्टीरिया के कारण होने वाले रोग हैं। निमोनिया रोग भी है, डिप्लोकोकस निमोनिया नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। तो कुल मिलाकर के ये सारे के सारे जो हैं जीवाणु जनित रोग हैं, यानी कि बैक्टीरिया के कारण होने वाले रोग होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। संक्रामक रोग की अगर हम बात करते हैं तो संक्रामक रोग का मतलब होता है, कुछ रोग संक्रामक तरीके से होते हैं। संक्रामक रोग का मतलब होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संक्रमित हो सकते हैं। अब चूंकि संक्रामक रोग हैं तो किसी न किसी माध्यम से संक्रमित होंगे, तो वो किसके माध्यम से संक्रमित हो सकते हैं, वायु के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संक्रमित हो सकते हैं, खाना के माध्यम से संक्रमित हो सकते हैं। मान लीजिए किसी रोगी व्यक्ति ने खाना को खाया, उसी खाने को मान लीजिए किसी स्वास्थ्य व्यक्ति ने खा लिया, तो उसके अंदर भी ये रोग संक्रमित हो जाएगा। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जो रोग संक्रमित हो जाएगा उसको हम बोलते हैं संक्रामक रोग। और ऐसे रोग जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं तो उनको हम बोलते हैं असंक्रामक रोग, या इनको हम असंचारी रोग भी बोल देंगे। ठीक है, तो संक्रामक रोगों को हम संचारी रोग भी बोलते हैं, ये चीज भी आपको याद रखना है। ठीक है, संक्रामक रोगों को हम क्या बोलते हैं, संचारी रोग भी कहते हैं। ठीक है, संचारी रोग। तो संचारी रोग का मतलब क्या है कि ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में फैल जाते हैं उनको हम बोलते हैं संचारी रोग या संक्रामक रोग। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ ऐसे रोग हैं जो कि हम आपको ये बताएंगे कि कौन कौन सी कमी के कारण होते हैं, किसकी कमी के कारण होते हैं। ठीक है, और इनमें क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो अल्पता रोग की अगर हम बात करते हैं तो अल्पता रोग का मतलब है, नाम से ही स्पष्ट है, अल्पता। अल्प मतलब कम मात्रा। तो मान लीजिए शरीर में अगर किसी चीज की कम मात्रा है तो उसकी कमी से जो रोग होगा उसे हम कहेंगे अल्पता रोग।
ठीक है। तो बहुत सारे अल्पता रोगों के एग्जाम्पल हैं जिनको कि आपको याद रखना है। तो अल्पता रोग में क्या होता है कि ये रोग जो होते हैं शरीर में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की कमी के कारण से होने वाले रोग होते हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि हार्मोन्सों की कमी से भी होने वाले रोग होते हैं। तो पोषक तत्वों और हार्मोन्सों की कमी से होने वाले जो रोग होते हैं इनको हम बोलते हैं अल्पता रोग, मतलब किसी चीज की कमी से होने वाले रोग, ठीक है। तो अगर हार्मोन्सों की कमी होगी तो आपको पता है बहुत सारे रोग हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स जो होता है, वृद्धि हार्मोन्स होता है, अगर इसकी शरीर के अंदर कमी हो गई तो व्यक्ति जो है बौना रह जाएगा, छोटा रहेगा, उसकी हाइट छोटी रह जाएगी, वो वृद्धि नहीं कर पाएगा ज्यादा मात्रा में। उसी प्रकार से कई सारे हार्मोन्स और होते हैं जिनकी कमी से बहुत सारे रोग हो सकते हैं। जैसे आप मधुमेह रोग का नाम सुने होंगे जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज या शुगर, ठीक है। तो अगर हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन हार्मोन्स की कमी हो जाएगी तो उससे डायबिटीज या शुगर रोग होने का चांसेस बढ़ जाएगा, खतरा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अल्पता रोग का मतलब है कि ऐसे रोग जो कि पोषक तत्वों की कमी से होते हैं या कि हार्मोन्सों की कमी से होते हैं। तो हार्मोन्सों की कमी से कुछ इंपॉर्टेंट रोग हैं जो आपको याद रखना है। जैसे आपका मधुमेह रोग हो गया, ठीक है। इसके अलावा बौनापन रोग जो हो गया, ये STH सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स की कमी के कारण होता है, क्योंकि सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स को हम बोलते हैं वृद्धि हार्मोन्स, और इस हार्मोन्स की अगर कमी होगी तो व्यक्ति बौनापन हो जाएगा। मधुमेह रोग आपको याद रखना है, अगर शरीर में इंसुलिन हार्मोन्स की कमी हो गई, किसकी, इंसुलिन हार्मोन्स की अगर कमी हो गई तो मधुमेह रोग हो जाएगा। घेंघा रोग आप लोग जानते हैं आयोडीन की कमी से होता है, किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, यानी पोषक तत्वों में अगर आयोडीन की कमी हो गई तो घेंघा रोग हो जाएगा। इसके अलावा पोलियो रोग देखे हैं, पेलेग्रा रोग आप लोग देखे हैं, तो ये सारे के सारे रोग जो हैं पोषक तत्वों की कमी से ही होता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। पोषक तत्वों में बहुत सारी चीजें आती है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण और वसा, अगर इनकी शरीर में कमी हो जाएगी पोषक तत्वों की तो बहुत सारे रोग होते हैं, इनसे होने वाले रोग भी आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि कुछ अल्पता रोग होते हैं। अल्पता रोग का मतलब है कि अगर शरीर में पोषक तत्वों और हार्मोन्सों की कमी होती है और उसके चलते अगर कोई रोग होता है तो उसको हम बोलते हैं अल्पता रोग, ठीक है। अल्पता रोगों की एग्जाम्पल आपको याद रखना है, घेंघा, मधुमेह और बौनापन, ठीक है। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है जिनको आपको याद रखना है। फिर आप देखेंगे इसके बाद हमारा जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा स्वप्रतिरोधकता। क्या है, स्वप्रतिरोधकता। तो स्वप्रतिरोधकता में आप क्या देखेंगे कि स्वप्रतिरोधकता का मतलब क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे शरीर में अचानक हमारे शरीर के किसी अंग के खिलाफ ही प्रतिरोधकता जो है विकसित हो जाती है। अगर हमारे शरीर के अंदर प्रतिरोधकता या प्रतिरक्षा किसी रोगाणु, किसी प्रतिजन के विरुद्ध जो है पैदा हुई है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर ये जो मान लीजिए एंटीबॉडी है, ठीक है, ये एंटीबॉडी है। अब ये एंटीबॉडी जो डेवलप हुई है किसके लिए डेवलप हुई है, मान लीजिए किसी प्रतिजन के लिए। प्रतिजन का मतलब है किसी एंटीजन के लिए, ठीक है। तो अगर किसी एंटीजन के लिए हमारे शरीर के अंदर प्रतिरोधकता या प्रतिरक्षा जो है विकसित हुई है तो ये प्रतिरक्षा क्या करेगी, इस प्रतिजन से क्या करेगी भैया, हमारी रक्षा करेगी, ठीक है। इस प्रतिजन से क्या करेगी, हमारी रक्षा करेगी। लेकिन अगर हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसी प्रतिरोधकता विकसित हो जाए जो कि अपने ही शरीर की कोशिकाओं को नष्ट करने लग जाए, अपने ही शरीर को नुकसान पहुंचाने लग जाए, तो ऐसी प्रतिरोधकता को हम बोलते हैं स्वप्रतिरोधकता। तो स्वप्रतिरोधकता से हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां जो है हो सकती है। तो एक ऐसी प्रतिरोधकता या ऐसी प्रतिरक्षा जो कि हमारे शरीर की रचनाओं के खिलाफ ही पैदा हो जाती है, मतलब स्वयं शरीर की रचनाओं के खिलाफ, जिस शरीर में बन रही है उसी शरीर की ही कई सारी अंगों के खिलाफ अगर वो रचनाएं जो है विकसित हो जाती है तो वो उसी अंग को नष्ट करेगी और शरीर में कई सारे रोग उत्पन्न करेगी, ठीक है। तो यह प्रतिरोधकता जो होती है, स्वप्रतिरोधकता जो होती है, यह कई प्रकार की बीमारियों को पैदा करती है। सिंपल सी बात है, आपको याद रखना है, ये प्रतिरोधकता कई प्रकार की बीमारियों को पैदा करती है, ठीक है। तो ऐसी प्रतिरोधकता जो कि जीवों में अपनी ही रचनाओं के खिलाफ पैदा हो जाती है उसी को हम बोलते हैं स्वप्रतिरोधकता। और स्वप्रतिरोधकता जो है कई बीमारियों को पैदा कर सकती है। कई सारे एग्जाम्पल हैं स्वप्रतिरोधकता के। तो स्वप्रतिरोधकता के एग्जाम्पल में आप देखेंगे, पहला एग्जाम्पल क्या है कि यदि मान लीजिए हमारे शरीर में आरबीसी, ठीक है, आरबीसी आप लोग जानते हैं रेड ब्लड सेल, ठीक है। तो रेड ब्लड जो सेल होती है, यदि हमारे शरीर के अंदर आरबीसी के प्रति यानी आरबीसी के लिए ही मान लीजिए अगर प्रतिरोधकता हमारे शरीर के अंदर विकसित हो गई है तो ये स्वप्रतिरोधकता जो है अपनी ही आरबीसी को नष्ट करेगा और शरीर में खून की कमी कर देगा, जिस कारण से एनीमिया रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाता है ब्लड की कमी से, एनीमिया रोग हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, हमने आपको ये बताया कि यदि मान लीजिए शरीर में आरबीसी के प्रति
आरबीसी के लिए ही मान लीजिए अगर शरीर के अंदर ही प्रतिरोधकता विकसित हो जाती है तो वह प्रतिरोधकता अपने ही आरबीसी को नष्ट करेगी और खून की कमी करके आप देखेंगे कि एनीमिया रोग जो है ये पैदा कर देती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या याद रखना है स्व प्रतिरोधकता का एग्जांपल कि अगर हमारे शरीर में आरबीसी के प्रति ही प्रतिरोधकता विकसित हो जाती है तो यह प्रतिरोधकता जो है कई अलग अलग प्रकार के रोगों को पैदा कर सकती है, एनीमिया रोग जो है स्पेशली पैदा करेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यदि मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के शरीर में अगर पेशीय कोशिकाओं के प्रति, जो पेशीय कोशिका होती है, पेशियों को बनाने वाली कोशिकाएं होती है, अगर पेशीय कोशिकाओं के प्रति प्रतिरोधकता विकसित हो जाती है तो वो पेशीय कोशिकाओं के प्रति जो प्रतिरोधकता विकसित हुई है वह अपनी ही पेशीय कोशिकाओं को नष्ट करने लग जाएगी और हमारे शरीर को क्या कर देगी, कमजोरी उत्पन्न कर देगी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए स्व प्रतिरोधकता हो रही है तो सीधी सी मतलब है कि स्व प्रतिरोधकता के कारण जो होता है नुकसान होता है, कई सारी बीमारियों का जन्म होता है। ये बात क्लियर है, आप माइंड में बिठा लीजिए कि स्व प्रतिरोधकता का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति है उस व्यक्ति के अंदर कोई ऐसी प्रतिरोधकता विकसित हो गई है जो कि खुद के शरीर को ही नष्ट करने पर तुली हो, खुद के शरीर की कोशिकाओं को नष्ट करे, तो ऐसी प्रतिरोधकता को हम बोलते हैं स्व प्रतिरोधकता। तो ये स्व प्रतिरोधकता जो है कई अलग अलग प्रकार की बीमारियों को पैदा करती है। दूसरा एग्जाम्पल भी आपने देखा कि अगर पेशीय कोशिका जो होती है हमारे शरीर के अंदर अगर उनके प्रति ही प्रतिरोधकता विकसित हो जाए तो यह अपने ही पेशीय कोशिकाओं को क्या करेगी, नष्ट करेगी और शरीर को कमजोर कर देती हैं। एक और एग्जाम्पल है कि यदि हमारे शरीर में यकृत कोशिकाओं के प्रति क्या हो जाए, मान लीजिए प्रतिरोधकता अगर विकसित हो जाए तो वह अपने ही यकृत कोशिकाओं को नष्ट करने लग जाएगी, जो हिपेटोसाइट्स सेल होती हैं उनको ही नष्ट करने लग जाएंगी और हमारे शरीर के अंदर जो है हेपेटाइटिस बी व हेपेटाइटिस सी यानी हेपेटाइटिस रोग जो है पैदा कर देती हैं। तो सिंपल सी कहानी है, आपको समझ में आ गई होगी स्व प्रतिरोधकता क्या होता है। तो ऐसी प्रतिरोधकता जो जीवों में अपनी ही रचनाओं के खिलाफ पैदा हो जाती है उसी को हम बोलते हैं स्व प्रतिरोधकता। कई सारे एग्जाम्पल हैं जिनको आपको याद रखना है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो आसानी से आप लोग ले सकते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइकोट्रॉपिक औषधियां। ठीक है, साइकोट्रॉपिक औषधियां क्वेश्चन है। तो देखिए साइकोट्रॉपिक औषधियां जो है ये ऐसी औषधियां होती है जो कि हमारी चिंतन शक्ति, सोचने समझने की जो भी क्षमता होती है, चिंतन करने की जो क्षमता होती है, दिमाग लगाने की जो भी क्षमता और जो मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है, दिमाग की जो प्रक्रिया होती है, इसको प्रभावित करने वाली जो औषधियां होती है उनको हम बोलते हैं साइकोट्रॉपिक औषधियां। तो ऐसी औषधियां जो कि हमारी चिंतन शक्ति को ही पूरी की पूरी तरह से बर्बाद कर दे, सोचने समझने की, बोधगम्यता की, होशो हवास में रहने की क्षमता को, शक्ति को बर्बाद कर दे, ऐसी औषधियों को हम बोलते हैं साइकोट्रॉपिक औषधियां। ठीक है, तो साइकोट्रॉपिक औषधियां ऐसी औषधियां होती है जो कि मनुष्य की चिंतन शक्ति एवं मानसिक प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं साइकोट्रॉपिक औषधियां। क्या बोलते हैं? साइकोट्रॉपिक औषधियां। अगर मान लीजिए इसका निरंतर उपयोग करता है कोई व्यक्ति, तो इसके निरंतर उपयोग से क्या हो जाएगा, व्यक्ति के होशो हवास में पूरी तरह से अंतर आ जाएगा, व्यक्ति के व्यवहार में यानी कि बिहेवियर में पूरी तरह से परिवर्तन आ जाएगा, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, गलत ही तरीके का हो जाता है और पूरी तरह से उसका होशो हवास भी कंट्रोल जो है नहीं रह जाता है उसमें। इसका मतलब हमको यह समझ में आया कि पूरी की पूरी तरह से बोधगम्यता जो है, सोचने समझने की क्षमता जो है, दिमाग लगाने की जो क्षमता है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो ऐसी औषधियां जिनके उपयोग से हमारी चिंतन शक्ति, हमारी मानसिक प्रक्रिया प्रभावित होती है, उन्हीं को हम बोलते हैं साइकोट्रॉपिक औषधियां। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है कि इन्हें हम मनोदशा परिवर्तक औषधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम मनोदशा परिवर्तक औषधि भी कहते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर हम ऐसी औषधियों का सेवन करेंगे तो हमारा मन पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है, दूसरी ही दुनिया में चला जाता है, जिस कारण से हमारा अगर मन परिवर्तित हो गया है तो इसे हम क्या बोलेंगे, मनोदशा। तो मन की स्थिति या मन की दशा जो बदल दे वही तो है मनोदशा परिवर्तक औषधि। ठीक है, तो मनोदशा परिवर्तक औषधि हम कहते हैं किसको, साइकोट्रॉपिक औषधियों को। क्यों? क्योंकि इसके सेवन से व्यक्ति की बोधगम्यता, सोचने समझने की क्षमता और जो होशो हवास है, रहन सहन, व्यवहार जो है, ये पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी औषधियों को हम बोलते हैं सामक औषधियां और उन सामक औषधियों को ही हम बोलते हैं मनोदशा परिवर्तक औषधि। ठीक है, इन औषधियों को मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति लगातार सेवन करता है तो वह व्यक्ति क्या होता है, इसका आदी भी हो सकता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि सामक औषधियों का ज्यादा मात्रा में सेवन करने से बचना चाहिए, हालांकि पूरी तरह से बचना चाहिए। किसी प्रकार से सामक औषधियां हो गई, साइकोट्रॉपिक औषधियां हो गई, इनका यूज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके होशो हवास में, बोधगम्यता में, सोचने समझने की क्षमता में कमी तो आएगी ही, साथ ही साथ आपकी जो मानसिक प्रक्रिया है, शरीर के अंदर की जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता है, वो भी दिन पर दिन घटती जाती है। ये आपको एहसास हालांकि धीरे धीरे नहीं होता है, पर अचानक
जो है इकट्ठा नहीं होगा आपको ये एहसास, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म होने लग जाएगी, आपके अंदर रोगों की लड़ने की क्षमता जो है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो साइकोट्रॉपिक औषधियां क्या होती है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो आप लोग आसानी से ले सकते हैं। चलिए इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम बोलते हैं इंटरफेरॉन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि जो इंटरफेरॉन होते हैं ये क्या है। एक वाक्य में उत्तर अक्सर आता है, तो आपको क्या लिखना है, प्रतिविषाणु। क्या लिखना है आपको, इंटरफेरॉन क्या है, तो आपको सिंपल सा आप लोग क्या लिख देते हैं कि प्रतिविषाणु है। ठीक है, प्रतिविषाणु का मतलब क्या होता है भैया कि ऐसे विषाणु, प्रतिविषाणु का मतलब है कि विषाणुओं से लड़ने वाले, विषाणुओं का जो आक्रमण हो रहा है उसे संक्रमण से रक्षा करने वाले या उनसे लड़ने वाले, उन्हीं को हम बोलते हैं प्रतिविषाणु। ठीक है, तो वायरस के जो विरुद्ध काम करे उसको हम बोलते हैं प्रतिविषाणु। ठीक है, तो देखिए क्या होता है इंटरफेरॉन। हमारे पास मान लीजिए कोई एक ऐसी कोशिका है शरीर के अंदर, या बहुत सारी मान लीजिए कोशिकाएं हैं जो कि वायरस से संक्रमित है। ठीक है, ये मान लीजिए हमारे पास कोई एक कोशिका है और ये कोशिका जो है भैया संक्रमित है। ठीक है, ये कोशिका कैसी है, मान लीजिए संक्रमित है। ठीक है, ये कोशिका संक्रमित है। किससे संक्रमित है, तो आपको याद रखना वायरस से संक्रमित है। ठीक है, तो वायरस से मान लीजिए संक्रमित अगर कोई कोशिका है, तो अगर कोई कोशिका वायरस से संक्रमित हो जाती है तो ये क्या करती है, अपने ऊतक द्रव में, मान लीजिए अपने अंदर, ये क्या है, मान लीजिए ऊतक द्रव है। ठीक है, ये क्या है, मान लीजिए ऊतक द्रव, ऊतक द्रव। तो ये कोशिका हो गई और कोशिका के अंदर का मान लीजिए ये ऊतक द्रव हो गया। ठीक है, सिंपल सी बात। तो आपको ये समझ में आ गया कि वायरस से संक्रमित ये कोई हमारे पास एक कोशिका है और इस कोशिका के अंदर इसका ऊतक द्रव है। ठीक है, तो वायरस से संक्रमित अगर कोई मान लीजिए कोशिका है तो ये कोशिका अपने ऊतक द्रव में क्या करती है, एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का स्राव करती है। क्या करती है, एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का स्राव करती है, और ये प्रोटीन क्या करता है, अन्य वायरस संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। मतलब सिंपल सी बात कि अगर हमारे शरीर के अंदर वायरस का प्रवेश हो गया तो वायरस से संक्रमित जो कोशिकाएं होंगी वही कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन्स का निर्माण करेगी। ठीक है, और फिर वही प्रोटीन्स क्या करेगा, जब दूसरी बार कोई दूसरा अन्य वायरस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगा तो उस वायरस से हमारी रक्षा करेगी। कौन रक्षा करेगी, तो ये जो विशेष प्रकार के प्रोटीन बनते हैं, कहां बनते हैं भैया, तो ऊतक द्रव में बनते हैं। किसके ऊतक द्रव में बनते हैं, तो ऐसी कोशिका के ऊतक द्रव में जो कोशिका जो है वायरस से संक्रमित है। तो वायरस से संक्रमित अगर कोई कोशिका है तो उसके ऊतक द्रव में एक विशेष प्रकार से प्रोटीन का सिक्रेशन किया जाता है, और यही प्रोटीन जो है अन्य वायरस संक्रमण से हमारी रक्षा करता है, और इसी को हम बोलते हैं क्या, इंटरफेरॉन। खोज की अगर मैं बात करूं, इंटरफेरॉन की खोज किसने की, तो आपको याद रखना है आइजैक तथा लिंडेमान ने। किसने की थी, आइजैक तथा लिंडेमान ने। इन्होंने संयुक्त रूप से दोनों लोगों ने मिलकर के 1857 में किसकी खोज की थी, इंटरफेरॉन की खोज की थी। ठीक है, तो ये भी आपसे बन जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इंटरफेरॉन क्या है, तो वायरस से संक्रमित अगर कोई भी कोशिका है, वायरस से इफेक्टेड अगर कोई सेल है, तो वो अपने ऊतक द्रव में एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का सिक्रेशन करती है, और यही विशेष प्रकार का जो प्रोटीन्स है ये अन्य वायरस के संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन की खोज हमने आपको बताया 1857 में किसने किया था, आइजैक तथा लिंडेमान। तो ये दोनों चीजें भी आपको याद रखनी है। इंटरफेरॉन करता क्या है, ये हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है, यानी ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी बने इसके लिए प्रेरणा देता है, प्रोत्साहित करता है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि इंटरफेरॉन के अंदर यह गुण होता है कि ये एंटीबॉडी के निर्माण को प्रोत्साहित करता है, जिस कारण से ही इंटरफेरॉन का उपयोग जो है हम कैंसर जैसी और हेपेटाइटिस बी जैसी जो बीमारियां होती है इनके उपचार में भी करते हैं। मतलब ये जो पूरा का पूरा प्रक्रिया है इंटरफेरॉन डेवलप करने का और इंटरफेरॉन से कई अन्य रोगों से बचने का, तो इसका हम अन्य रोगों में भी उपयोग करते हैं और काफी हद तक उस रोग को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, इंटरफेरॉन क्या है, तो वायरस से संक्रमित अगर कोई कोशिका है तो ये अपने ऊतक द्रव में एक विशेष प्रकार से प्रोटीन का सिक्रेशन करेगी, और वो विशेष प्रकार का प्रोटीन जो है अन्य वायरस के संक्रमण से हमारे शरीर की रक्षा करता है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरफेरॉन। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरफेरॉन। अब हम बात करते हैं एलर्जी की। एलर्जी का मतलब क्या है, आप लोग नॉर्मल तौर पे देखे होंगे, जैसे मान लीजिए क्या होता है, बहुत सारे व्यक्तियों को हर एक किसी न किसी चीज से एलर्जी होती है। किसी व्यक्ति को पढ़ने से एलर्जी है, ठीक है, किसी व्यक्ति को धूप से एलर्जी है, जैसे वह धूप में निकलता है उसके शरीर में दाने निकल आते हैं, फोड़े निकल आते हैं, या कि शरीर में तेज खुजली होने लग जाती है, तो कहते हैं कि हमको जो है धूप से एलर्जी हो गई है।
तो एलर्जी जो है हमारे शरीर में उच्च प्रतिरोधात्मक क्षमता का विकास है। आप पहले स्टेप में अगर ये समझें तो हमारे शरीर में अगर किसी रोग से लड़ने के लिए उच्च प्रतिरोधक क्षमता अगर डेवलप हो रही है तो ये एलर्जी का संकेत है। एलर्जी जो है हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे अन्य कारणों से भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए उच्च प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में विकसित हो रही है, उसका प्रतीक है। या इसके अलावा जो धूल कण होते हैं या धुएं के जो कण होते हैं, इसके अलावा जो पराग कण होते हैं एवं सौंदर्य प्रसाधन वाली जो भी सामग्रियां हैं, इनके जो छोटे छोटे कण होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो रसायन होते हैं, इनकी गंध हो गई, इनकी गैसें हो गई, इनके कारण से भी बहुत सारे व्यक्तियों को एलर्जी उत्पन्न हो सकती है। तो ये सब एलर्जी उत्पन्न करने वाले लक्षण होते हैं, ठीक है। तो हमारे शरीर में क्या होता है, जब भी कोई धूल कण या धूप या सौंदर्य प्रसाधन या विभिन्न प्रकार के रसायन है, तो इन रोग कारकों का अगर क्या होता है, प्रवेश होता है, तो उसके कारण एलर्जी के लक्षण जो है हमारे शरीर के अंदर दिखाई देने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो एलर्जी जो होती है ये हमारे शरीर में, ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जब हमारे शरीर में कोई ऐसा पदार्थ प्रवेश करता है, ठीक है, मान लीजिए हमारे शरीर के अंदर कोई एंटीजन प्रवेश किया और उसके लिए हमारे शरीर के अंदर पहले से ही उच्च प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो चुका है, ठीक है, तो अचानक से क्या होगा कि हमारे शरीर के अंदर तीव्र जो है प्रतिक्रियाएं होने लगेगी, ठीक है, हमारे शरीर के अंदर जो है तीव्र प्रतिरोधक क्षमता जो है डेवलप होने लग जाएगी, जिस कारण से वो प्रतिरोधक क्षमता का जो सौंदर्य हमको दिखाई देगा, या आप ये कह सकते हैं कि उसका जो रूप हमको दिखाई देगा वो किस रूप में दिखाई देगा। अगर एलर्जी हुई होगी तो सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ सिम्टोम्स या कुछ ना कुछ लक्षण तो हमको दिखाई देंगे। तो वो लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए पहला लक्षण क्या है कि उस व्यक्ति के अंदर क्या होगा, शरीर में ज्यादा मात्रा में जलन उत्पन्न होगी, क्या होगी, शरीर में जलन होगी। इसके अलावा तेज मात्रा में खुजली होती है एलर्जी के कारण कभी कभी, या शरीर में बहुत सारे व्यक्तियों को कुछ एलर्जी के कारण शरीर में दाने यानी कि फोड़े निकल आते हैं। तो इस प्रकार से लक्षण जो है एलर्जी के दिखाई देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो अस्थमा होती है, ठीक है, तो अस्थमा आपको याद रखना है कि अस्थमा क्या है, एक प्रकार की एलर्जी ही है, ठीक है। तो एलर्जी जो है हमारे शरीर में कई अलग अलग कारणों से उत्पन्न हो सकती है, और एलर्जी अगर हमारे शरीर में तभी उत्पन्न होगी जब कोई ऐसा पदार्थ हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगा जिसके लिए पहले से ही हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है डेवलप हो चुकी है। सिंपल सी बात है, ये आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर एलर्जी होगी तो कई सारे लक्षण हमारे शरीर के अंदर दिखाई देंगे, जैसे पूरे शरीर में जलन होगी, खुजली होगी, दाने होंगे, और अनेकों आप देखेंगे कई सारे लक्षण या सिम्टोम्स जो है आपको एलर्जी के दिखाई देते हैं। तो एलर्जी क्या है, ये किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार, और इस बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो डेफिनेट रूप से आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेंगे। चलिए, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कैंसर क्या है, कैंसर के क्या क्या लक्षण हैं, और कैंसर के कौन कौन से प्रकार हैं। ये क्वेश्चन भी भैया आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग बिल्कुल जो है इग्नोर नहीं करेंगे, पूरे के पूरे क्वेश्चन को अंत तक आप लोग समझेंगे। कैंसर की अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कि कैंसर के कारण बहुत सारे लक्षण आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले तो हम समझते हैं कैंसर है क्या। देखिए, हमारे शरीर में आपको पता है कि अरबों खरबों कोशिकाएं हैं, और अगर हमारे शरीर में क्या होता है कि वृद्धि व विकास होता है तो उसमें सबसे ज्यादा भूमिका किसकी होती है, कुछ तो हार्मोन्सों की होती है, पोषक तत्वों की होती है, ठीक है। जैसे हम क्या कहते हैं कि प्रोटीन के कारण हमारे शरीर की वृद्धि व विकास होता है। फिर हम कहते हैं सोमैटोट्रॉपिक जो है हमारे शरीर का वृद्धि हार्मोन्स होता है, अगर ये डेवलप नहीं होगा तो व्यक्ति छोटा रह जाएगा, बौना रह जाएगा। तो अगर पोषक तत्व और हार्मोन्सों की कमी हो गई तो व्यक्ति बौनापन रह जाता है। तो अगर व्यक्ति की वृद्धि हो रही है तो उसमें क्या होता है, कोशिका विभाजन। अगर कोशिका विभाजित हो रही है भैया तभी तो हमारे शरीर का वृद्धि व विकास होगा। तो शरीर के वृद्धि व विकास के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, कोशिका विभाजन। अगर कोशिका विभाजन नहीं होगा तो शरीर का वृद्धि व विकास नहीं होगा, शरीर का ग्रोथ व डेवलपमेंट नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज तो आपको यह याद रखना है कि अगर कोशिका विभाजन होगा तभी हमारे शरीर का वृद्धि व विकास होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोशिका, कोई भी मान लीजिए कोशिका, या मान लीजिए कोशिकाओं के समूह को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू यानी कि ऊतक बोलते हैं। तो ये मान लीजिए हमारे पास एक कोशिका है और ये है हमारे पास कोशिकाओं का समूह, जिसको हम क्या बोल देंगे, जिसको हम बोलेंगे टिश्यू यानी कि, जिसको हम बोलेंगे टिश्यू यानी कि ऊतक, ठीक है। इसको हमने बोल दिया टिश्यू यानी कि ऊतक, और ये हमारे पास क्या है, सेल। क्या है, ये है हमारे पास सेल। तो अगर कोई सेल या कोई मान लीजिए ऊतक सामान्य की जगह असामान्य रूप से अगर मान लीजिए विभाजित होने लग जाए तो ऐसी स्थिति में जो रोग उत्पन्न हो जाता है उसको हम बोलते हैं कैंसर रोग, ठीक है। तो कोशिकाओं
वह ऊतकों में अगर असामान्य विभाजन हो जाता है तो जिसके कारण से जो रोग उत्पन्न होता है या जो असमानता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है उसी को हम बोलते हैं कैंसर। ठीक है, तो हमारे शरीर में जो भी सेल हैं या हमारे शरीर में जो भी टिश्यू या ऊतक होते हैं उनमें अगर असामान्य रूप से वृद्धि होने लग जाती है तो ऐसी स्थिति में जो लक्षण दिखाई देंगे या ऐसी स्थिति में जो रोग उत्पन्न हो जाएगा उस स्थिति को हम बोलते हैं कैंसर। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, कोशिकाएं जो है सामान्य रूप से अपकर्षित हो जाएंगी, सामान्य की जगह जो है असामान्य रूप से वृद्धि करने लग जाएंगी। दो तीन चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहली चीज कि कैंसर उत्पन्न करने वाला जो जीन होता है, ठीक है, कैंसर उत्पन्न करने वाला जो जीन होता है क्या कहलाता है, ऑन्कोजीन। वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके लिए याद रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया। अगर आपसे पूछा जाए कि कैंसर उत्पन्न करने वाला जीन्स क्या कहलाता है तो आपको याद रखना है ऑन्कोजीन। अगर आपसे ये पूछे कि जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत आप कैंसर का अध्ययन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, ऑन्कोलॉजी। और अगर आपसे ये पूछ दे कि कैंसर के जो चिकित्सक होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। ठीक है, तो हमने बोल दिया इनको ऑन्कोलॉजिस्ट। तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैंसर उत्पन्न करने वाला जीन क्या कहलाता है, तो ऑन्कोजीन कहलाता है। कैंसर का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। और कैंसर के जो चिकित्सक होते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, ऑन्कोलॉजिस्ट। एक पॉइंट और आपको याद रखना है कैंसर से संबंधित। ठीक है, कैंसर से संबंधित आपको यह पॉइंट याद रखना है कि अगर मान लीजिए कैंसर उत्पन्न हो रहा है तो कैंसर किन कोशिकाओं में उत्पन्न हो सकता है। कैंसर ऐसी सभी कोशिकाओं के अंदर उत्पन्न हो सकता है जिन कोशिकाओं के अंदर विभाजन की क्षमता जो है पाई जाती है। ठीक है, तो यहां पे आप लोग देखेंगे कि कैंसर जो है सभी की सभी उन कोशिकाओं के अंदर हो सकता है जहां पे विभाजन की क्षमता पाई जाती है। जिन कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है वहां पे कैंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, और जहां पे ज्यादा मात्रा में कोशिका विभाजन होता है वहां पे ज्यादा मात्रा में कैंसर होने का चांसेस रहता है। तो दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो कैंसर से संबंधित सबसे पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए, तो ये आपने देख लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं कैंसर के कुछ इंपॉर्टेंट लक्षण क्या क्या होते हैं। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति के अगर अंदर कैंसर हो गया है तो उसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स या लक्षण दिखाई देंगे। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दिखाई देगा कि मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति के अंदर चोट लग गई है और उस व्यक्ति को अगर कैंसर है तो उस व्यक्ति का जो घाव है वो भरने में बहुत समय लेगा। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति का घाव भरने में बहुत ही ज्यादा समय ले रहा है तो मान के चलिए कि ये किसका लक्षण है, कैंसर का लक्षण है। ठीक है, तो घाव का ना भरना, अगर घाव इतना जल्दी नहीं भर रहा है तो यह भी कैंसर का लक्षण हो सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि असाधारण और बार बार जो है रक्तस्राव का होना। ठीक है, शरीर में अनैच्छिक रूप से बार बार जो है असाधारण तरीके से क्या होगा, रक्त का स्राव होगा। इसके अलावा अन्य स्राव भी हो सकता है शरीर में। ठीक है, तो यह भी पॉइंट आपको याद रखना है। विशेषकर से जो स्त्रियां होती है जब इनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि रजो चक्र जब बंद हो जाता है या बंद होने के बाद आप देखेंगे प्रायः ऐसा होता है। मतलब ये स्थिति अधिकतर कब देखने को मिलती है, जैसे महिलाओं में अगर होगा तो ये स्थिति कब देखने को मिलेगी, जब उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है पूरी तरह से बंद हो चुका रहता है। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मान लीजिए बिना दर्द के ही अगर कोई असाधारण शरीर में गांठ पड़ गई है या शरीर के किसी भी भाग में मान लीजिए अत्यधिक वृद्धि हो गई है, अचानक से ग्रोथ हो गई है, तो ये भी क्या हो सकता है, ये भी कैंसर का लक्षण है। जैसे स्तन में अगर मान लीजिए गांठ पड़ गई है तो ये स्तन कैंसर हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर कोशिकाओं की असाधारण रूप से वृद्धि होती है तो इस प्रकार से कई सारे रोग जो है इनके लक्षण जो है आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक चीज और याद रखना है, गले की खराबी। गले में मान लीजिए अगर कोई रोग हो गया है, गले अगर खराब हो गया है तो वो गले की खराबी जो है इतना जल्दी ठीक नहीं होती है। ठीक है, तो ये भी लक्षण है किसका, कैंसर का। बार बार अपच होगा। ठीक है, अच्छे से भोजन का डाइजेशन नहीं हो पाएगा। खाने की जो भी चीजें आप निगलेंगे तो खाने की सारी चीजों को निगलने में भी परेशानी होगी, यानी जो आपका पूरा का पूरा आहार नाल होता है, जो आपका पूरा का पूरा ओसोफेगस होगा, एलिमेंट्री नाल होगा, उसमें भी परेशानी आ जाएगी, उसमें भी सूजन वगैरह आ जाएगा, जिस कारण से खाने पीने की चीजों को निगलने में भी क्या होगा, कष्ट होगा, दर्द होगा। तो ये सारे के सारे कैंसर के इंपॉर्टेंट लक्षण हैं जिनको आप लोग आसानी से तैयार कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कैंसर के प्रकार। तो कैंसर के वैसे तो कई अलग अलग कारणों के आधार पर बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन यहां पे हम कुछ इंपॉर्टेंट 3 से 4 प्रकार देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट कैंसर का प्रकार है वो है कार्सिनोमास। ठीक है, पहला जो कैंसर का प्रकार है वो है कार्सिनोमास।
कार्सिनोमास की अगर हम बात करते हैं तो इसकी उत्पत्ति कहां से होती है? इसकी उत्पत्ति होती है उपकला ऊतकों से, ठीक है, जो एपिथेलियल टिश्यू होती है, ठीक है, जो कि हमारे शरीर के एकदम से बाएं और सब शरीर के सबसे आंतरिक अंगों में पाए जाते हैं, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू का मतलब होता है उपकला ऊतक। तो उपकला ऊतकों में उत्पत्ति होती है कार्सिनोमास की, और यह कैंसर जो होता है स्पेशली किसके रूप में होता है? ठोस गिल्टी के रूप में होता है। किसके रूप में? आपने देखा होगा कि यहाँ पे आपके कई बार अक्सर जो है गिल्टी हुई होगी। यह एब्डोमिनल कैविटी, उदरीय गुहा के आसपास आप लोग देखे होंगे, कमर के पास जो है उदरीय गुहा में भी अक्सर गिल्टी होती रहती है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर कोई ठोस, बहुत ही ज्यादा मात्रा में ठोस गिल्टी अगर हो गई है तो ये ठोस गिल्टी के रूप में लक्षण जो है दिखाई देता है कार्सिनोमास के, ठीक है। साथ ही साथ शरीर की जो उपकला ऊतक होते हैं तथा इनसे संबंधित जो ग्रंथियां होती हैं, जो भी उपकला ऊतक से संबंधित ऊतक होंगे और जो भी उपकला ऊतक से संबंधित जो ग्रंथियां होगी, उन ग्रंथियों में जो है यह कैंसर मुख्य रूप से पाया जाता है। तो यह चीज आपको ध्यान में रखनी है। और यह स्पेशली आप देखेंगे मस्तिष्क हो गया, सीना हो गया, इसके अलावा त्वचा, यहां पे ये कैंसर ज्यादा मात्रा में हो सकता है। कार्सिनोमास की अगर हम बात करें तो ये मस्तिष्क में होता है अधिकतर मात्रा में, सीने में भी हो सकता है और इसके अलावा त्वचा में भी, यानी कि स्किन में भी ये ज्यादा मात्रा में इफेक्टेड कर सकता है। ओवरऑल पूरे के पूरे कैंसर का लगभग 85% कैंसर इसी प्रकार का होता है, यानी सबसे ज्यादा मात्रा में होने वाला अगर कोई कैंसर है तो वो होता है कार्सिनोमास, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट हमारा कैंसर का टाइप्स क्या है? कार्सिनोमास। दूसरा हमारा कैंसर का प्रकार क्या है? सार्कोमास। क्या है दूसरा हमारा? सार्कोमास। सार्कोमास की अगर हम बात करते हैं तो सार्कोमास जो है यह ओवरऑल टोटल कैंसर का लगभग 2% होता है। तो टोटल जो कैंसर होता है उसमें से लगभग 2% जो है यही कैंसर होता है, ठीक है, यानी बहुत कम मात्रा में यह कैंसर एक प्रकार से होता है, ठीक है। तो सार्कोमास की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कार्सिनोमास जो है ये ठोस गिल्टी के रूप में होता था, तो सीधी सी बात है कि जो हमारा सार्कोमास है यह भी ठोस गिल्टी के रूप में ही पाया जाता है, लेकिन यह संयोजी ऊतकों से संबंधित जो क्षेत्र होते हैं, जो ग्रंथियां होती है, वहां पर ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। तो संयोजी ऊतकों से संबंधित जो पेशियां होंगी, जो अस्थियां होंगी और जो उपास्थियां होंगी, यानी जो सर्टिलेज होंगे, यहां पे ये सार्कोमास कैंसर जो है पाया जाता है, ठीक है। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये कैंसर के 2 प्रकार हो चुके हैं। कैंसर का तीसरा और चौथा प्रकार आप लोग देखेंगे। तीसरा जो प्रकार है वो है लिम्फोमास। क्या है? तीसरा प्रकार है लिम्फोमास। नाम से ही स्पष्ट है कि लिम्फोमास मतलब शरीर के अंदर जो लसिका ग्रंथियां होती है, तो शरीर की जो भी लसिका ग्रंथियां हैं, उन लसिका ग्रंथियों में अगर कोई कैंसर होता है तो उस कैंसर को हम क्या बोलते हैं? लिम्फोमास। तो इस प्रकार के कैंसर में क्या होता है? लसिका गांठ जो है तथा साथ ही साथ प्लीहा जो है अधिक मात्रा में क्या करता है? लिम्फोसाइट्स बनाने लगता है, ठीक है। लिम्फोसाइट्स का निर्माण कहां होता है? बोन मैरो या अस्थि मज्जा में, या कृत या प्लीहा में भी हो सकता है, भ्रूणीय अवस्था में, ठीक है। तो कैंसर अगर उत्पन्न हुआ है भैया, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि सीधी सी बात है कि अधिक मात्रा में लिम्फोसाइट का निर्माण करने लग जाती हैं वो कोशिकाएं, और सीधी सी बात है कि ये कैंसर होता कहां है? तो जो लसिका ग्रंथियां होती है, उन लसिका ग्रंथियों में जो लसिका गांठें पड़ जाती है, जिस प्रकार से ही आप देखेंगे लसिका गांठे से संबंधित जो कैंसर है उसे हम बोलेंगे लिम्फोमास, ठीक। तो लिम्फोमास जो है ये ओवरऑल कैंसर का लगभग 5% कैंसर जो है इसी प्रकार का होता है, ठीक है। टोटल कैंसर जो होता है उसमें से लगभग 5% के कैंसर जो है इसी प्रकार के पाए जाते हैं। चौथा जो इंपोर्टेंट है और वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं भैया ब्लड कैंसर। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं ब्लड कैंसर, ठीक है। ब्लड कैंसर यानी कि रक्त कैंसर, जिसको हम बोलते हैं ल्यूकेमिया। तो ल्यूकेमिया को हम ब्लड कैंसर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सार्कोमास जो है संपूर्ण शरीर में आप देखेंगे जो ल्यूकोसाइट्स है इसमें वृद्धि हो जाती है। ल्यूकोसाइट्स का मतलब होता है कि आप लोग पता है WBC, ठीक है। तो अगर WBC की वृद्धि हो जाती है, ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है कि शरीर में अगर अचानक से WBC की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जो व्हाइट ब्लड सेल है यानी जो सफेद रक्त कणिकाएं हैं, इनकी अगर अचानक से शरीर में ग्रोथ हो जाती है तो ये कैंसर का इंपॉर्टेंट रीजन होता है। और ये ब्लड कैंसर होता है ब्लड में जब बहुत ज्यादा मात्रा में अचानक से WBC डेवलप होने लग जाएंगे, बनने लग जाएंगे, तो ये कैंसर का इंपॉर्टेंट लक्षण होता है, वो भी ब्लड कैंसर का, क्योंकि WBC कहां होती है? ब्लड में होती है, ठीक है। तो सीधी सी बात है ब्लड कैंसर जो है बहुत ही खतरनाक प्रकार का कैंसर है, और इस कैंसर से आप देखेंगे बचने की उम्मीद बिल्कुल भी ना के बराबर रह जाती है, ठीक है। तो जिस व्यक्ति को ही ब्लड कैंसर मान लीजिए बाई चांस हो जाता है तो उसके बचने की संभावनाएं बहुत कम रह जाती हैं। तो इसे हम ब्लड कैंसर भी कहते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ल्यूकेमिया। नाम से स्पष्ट है कि ल्यूकेमिया मतलब जो ल्यूकोसाइट्स होती हैं उनकी संख्या का बढ़ जाना। तो शरीर में जो ल्यूकोसाइट्स हैं मतलब जो WBC हैं उनकी संख्या अगर बढ़ जाती है और उसके बढ़ने से जो कैंसर होगा उसे हम बोलते हैं ल्यूकेमिया। इसका
इसका दूसरा नाम क्या है, ब्लड कैंसर, क्योंकि ब्लड के अंदर ही WBC होती है और WBC बढ़ेगी मतलब ब्लड के अंदर सेल की संख्या बढ़ेगी, तो इससे जो है अचानक जब सेल की ग्रोथ होगी तो इसे हम क्या बोलेंगे, ब्लड कैंसर बोलेंगे। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये था कैंसर क्या है, कैंसर के लक्षण और कैंसर के कितने सारे इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं ये। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कैंसर क्या है, कैंसर के लक्षण क्या हैं और कैंसर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रकार होते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है सहज एवं उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर। ठीक है, तो सहज प्रतिरक्षा को आपको पता है कि हम इसको क्या बोलते हैं, जन्मजात प्रतिरक्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सहज प्रतिरक्षा को हम जन्मजात या स्वाभाविक प्रतिरक्षा भी बोलते हैं। ठीक है, तो सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा में थोड़ा सा यहां पे अंतर समझना है, क्योंकि ये हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए और 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। सबसे बड़ी बात है कि सहज व उपार्जित प्रतिरक्षा में जो अंतर है ये 4 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो यह शरीर की एक सामान्य प्रकार की प्रतिरक्षा होती है। ठीक है, नॉर्मल प्रतिरक्षा होती है, सरल या सहज प्रतिरक्षा होती है। ठीक है, दूसरा चीज क्या है, उपार्जित प्रतिरक्षा की अगर हम बात करते हैं तो यह शरीर में एक विशिष्ट प्रकार की प्रतिरक्षा होती है। ठीक है, यानी एक नॉर्मल सी प्रतिरक्षा तंत्र डेवलप करती है हमारे शरीर के अंदर जो छोटे मोटे रोगों से हमारी रक्षा कर देगी। ठीक है, और वहीं उपार्जित प्रतिरक्षा जो होती है यह शरीर की विशिष्ट प्रकार की प्रतिरक्षा होती है। ठीक है, पहला सिंपल सा अंतर है, याद हो जाएगा आपसे। दूसरा क्या है कि यह जन्म से ही मौजूद होती है ये प्रतिरक्षा, और अगर हम बात करते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा की तो यह प्रतिरक्षा जन्म के बाद उत्पन्न होती है। ठीक है, मतलब जो जन्म से पहले मौजूद रहती है, तो जन्म से ही जो प्रतिरक्षा हमारे शरीर के अंदर होती है उसको हम बोलते हैं जन्मजात या सहज प्रतिरक्षा। लेकिन कुछ प्रतिरक्षा अगर मान लीजिए जन्म के बाद डेवलप होती हैं जीवन काल की किसी न किसी दौरान, तो उसको हम बोलते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा। फिर तीसरा क्या है कि मान लीजिए किसी एंटीजन या रोगाणु का शरीर में प्रवेश हुआ और उस एंटीजन या रोगाणु के प्रवेश करते ही अगर सहज प्रतिरक्षा के घटक जो है क्या कर देते हैं, उन्हें नष्ट कर देते हैं। मतलब सहज प्रतिरक्षा का यह काम है कि अगर कोई एंटीजन या रोगाणु जो है जैसे ही हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो सरल या सहज प्रतिरक्षा जो होती है ये तुरंत उस पर एक्शन लेती है और तुरंत जो है जीवाणुओं को या कीटाणुओं को या एंटीजन को नष्ट कर देती है। ठीक, बात करें अगर हम किसकी, उपार्जित प्रतिरक्षा की, तो शरीर में प्रवेश करने वाले जो भी एंटीजन या रोगाणु होंगे उनका पहले विशेष प्रकार से अभिज्ञान करेगी, उनके बारे में सोचेगी समझेगी कि किस प्रकार का भैया ये वायरस या किस प्रकार का रोगाणु जो है आया है, इसके ऊपर किस प्रकार से एक्शन लेगा। तो पूरी तरह से सोचे समझेगा, उसके बाद ये प्रतिरक्षा जो है उस पर एक्शन लेगा, वो है हमारा क्या, उपार्जित प्रतिरक्षा। चौथा इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है कि यह शरीर की प्रथम सुरक्षा पंक्ति को बनाती है। ठीक है, तो शरीर में स्टार्टिंग की जो प्रतिरक्षा डेवलप करती है वो है हमारी सरल या सहज प्रतिरक्षा, लेकिन यह पूरक प्रतिरक्षा की तरह कार्य करती है। मतलब जो पहली बार प्रतिरक्षा हुई तो पहली बार कोई एंटीजन आया उसको तो नष्ट करेगी, साथ में अगर बाद में भी अगर कोई वही जीवाणु वापस आता है तो उससे रक्षा करने में जो अहम भूमिका निभाती है वो है हमारी उपार्जित प्रतिरक्षा। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की तो त्वचा हो गया, जो श्लेष्म ग्रंथियां होती है, लार हो गया आपका, ठीक है, सलाइवरी हो गया, फिर भक्षकाणु कोशिकाएं जो होती है आदि, इनके अंदर जो है सहज या जन्मजात प्रतिरक्षाएं जो है उत्पन्न होती है। वहीं अगर उपार्जित प्रतिरक्षा की हम बात करते हैं तो हमने आपको क्या बताया कि बी कोशिका एवं टी कोशिका, ये जो लिम्फोसाइट की बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट की कोशिकाएं होती है ये शरीर में हमारे जो है उपार्जित प्रतिरक्षा का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि बचपन से ये नहीं होती हैं। जब हमारे शरीर के अंदर बोन मैरो तरीके से डेवलप हो जाएगा, बड़ी हड्डियां डेवलप हो जाएगी, उनके अंदर जब WBC बनेगी, उनके अंदर जब ब्लड बनेगा, ठीक है, तो उनके अंदर WBC के अंदर ये कोशिकाएं जो है डेवलप होगी और ये कोशिकाएं उपार्जित प्रतिरक्षा का काम करती हैं। मतलब शरीर के अंदर अगर बाद में भी मान लीजिए शरीर में क्या होता है कि कोई एंटीजन या रोगाणु प्रवेश करता है तो ये टी कोशिका और बी कोशिका विशेष प्रकार के एंटीबॉडी को डेवलप करेंगे और उनको नष्ट करने में अहम भूमिका निभाएंगे। दूसरा जो डिफरेंस है, दूसरा डिफरेंस आप लोग देखेंगे, दूसरा डिफरेंस किसमें आपको तैयार करना है, जो दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो है सक्रिय एवं अक्रिय प्रतिरक्षा में। ठीक है, तो दूसरा है भैया एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में। ठीक है, तो सक्रिय प्रतिरक्षा आपका एक हो गया, ठीक है, सक्रिय प्रतिरक्षा, और एक आपका हो गया क्या, अक्रिय प्रतिरक्षा। ठीक है, सक्रिय के बाद क्या आएगा आपका अक्रिय प्रतिरक्षा। ठीक है, तो ये हो गया आपका अक्रिय प्रतिरक्षा। तो चलिए सक्रिय व अक्रिय प्रतिरक्षा में थोड़ा सा अंतर यहां पे हमको समझना है। सक्रिय प्रतिरक्षा की अगर हम बात करते हैं तो एक ऐसी प्रतिरक्षा जो कि रोगाणु या उसके एंटीजन के संपर्क में आने पर उत्पन्न होती है। मतलब जब हमारे शरीर के अंदर कोई एंटीजन आएगा तो एंटीजन जैसे ही संपर्क में आएगा उस सिचुएशन में ही जो प्रतिरक्षा हमारे शरीर के अंदर डेवलप होगी वो है हमारी सक्रिय प्रतिरक्षा। मतलब जो तुरंत एक्टिव होगी,
जैसे ही एंटीजन प्रवेश करेगा और वो एंटीजन संपर्क में आएगा कोशिकाओं के, तो कोशिकाओं के द्वारा जो तुरंत प्रतिरक्षा डेवलप की जाएगी वो क्या है? सक्रिय प्रतिरक्षा। अक्रिय प्रतिरक्षा की अगर हम बात करते हैं तो ऐसी प्रतिरक्षा जो होती है ये बाहर से क्या करती है कि प्रतिरक्षी पदार्थ यानी कि एंटीबॉडी मिलने से उत्पन्न होती है। बाहर से जब कोई एंटीबॉडी मिलता है और उस एंटीबॉडी मिलने से जब हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा डेवलप होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अक्रिय प्रतिरक्षा। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा ये डिफरेंस है, ये आपको याद होना चाहिए। ऐसी प्रतिरक्षा जो होती है, ऐसी प्रतिरक्षा में एंटीबॉडीज के बनने में आप देखेंगे समय लगेगा। क्या लगेगा? एंटीबॉडीज बनने में समय लगता है। जबकि जो हमारी अक्रिय प्रतिरक्षा होती है इनमें जो एंटीबॉडी होते हैं यानी जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है या जो प्रतिरक्षी होते हैं, ठीक है, जो प्रतिरक्षी होते हैं ये तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको याद रखना है कि यह प्रतिरक्षा जो होती है लंबी अवधि के लिए होती है। ठीक है, यानी पूरे जीवन काल तक यह प्रतिरक्षा जो है शरीर के अंदर चलती रहती है। सक्रिय प्रतिरक्षा शरीर के पूरे जीवन काल तक विकसित रहती है, जबकि अक्रिय प्रतिरक्षा की हम बात करें तो ऐसी जो प्रतिरक्षा होती है, ठीक है, या ऐसी प्रतिरक्षी जो होते हैं, ठीक है, ऐसी प्रतिरक्षा ही आप लिख सकते हैं। तो ऐसी प्रतिरक्षा जो है केवल कुछ ही दिनों के लिए होती है। ठीक है, केवल और केवल फ्यू डेज, सम फ्यू डेज, ठीक है, कुछ ही दिनों के लिए यह प्रतिरक्षा जो है उत्पन्न होती है और ये फिर नष्ट हो जाती है। चौथा एक इंपॉर्टेंट और आखिरी डिफरेंस आप देख सकते हैं कि यह प्रतिरक्षा जो होती है हानि रहित होती है। ठीक है, इस प्रतिरक्षा से किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। जबकि अगर हम अक्रिय प्रतिरक्षा की बात करते हैं तो ऐसी प्रतिरक्षा में क्या होता है कि शरीर के द्वारा बाह्य एंटीबॉडीज, क्या होता है? शरीर के द्वारा जो बाह्य एंटीबॉडीज हैं, बाह्य एंटीबॉडीज के प्रति अनुक्रिया होती है और अनुक्रिया करके ये हमारे शरीर के अंदर खतरे की संभावना जो है पैदा कर सकते हैं। मतलब अक्रिय प्रतिरक्षा से इनडायरेक्टली जो है हमारे शरीर को नुकसान हो सकता है। वैसे कोई खास नुकसान नहीं है पर कभी कभी इसका नुकसान हो सकता है। लेकिन जो अक्रिय प्रतिरक्षा इससे नुकसान हो सकता है, लेकिन जो सक्रिय प्रतिरक्षा है ये हानि रहित होती है, किसी प्रकार से हमारे शरीर पर साइड इफेक्ट नहीं डालती है। ये प्रतिरक्षा केवल और केवल एंटीजन को नष्ट करती है, रोगाणुओं को नष्ट करती है, बॉडी पर साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है। जबकि अक्रिय प्रतिरक्षा के द्वारा जो है हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज में अनुक्रिया होने के परिणाम स्वरूप हमको भी कई सारे रोग जो है उत्पन्न हो सकते हैं। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रतिजन, यानी कि एंटीजन क्या होता है? नॉर्मल शब्दों में अगर आप लोग समझे तो एंटीजन क्या होते हैं? हमारे शरीर में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे बाह्य पदार्थ या रोगाणु प्रवेश कर जाते हैं शरीर के अंदर जो कि हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। उन्हीं को हम बोलते हैं एंटीजन या प्रतिजन। ठीक है, तो सरल शब्दों में तो आपने ये देखा। आप एक ऐसा प्रकार भी बता सकते हैं कि प्रतिरक्षी प्रतिक्रियाओं को उकसाने वाले अर्थात प्रेरित करने वाले जो पदार्थ होते हैं वो प्रतिजन कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि भैया बहुत सारे एंटीबॉडीज ऐसे होते हैं जो कि पहले से ही डेवलप नहीं हुई रहती हैं। जब हमारे शरीर के अंदर कोई एंटीजन प्रवेश करता है यानी प्रतिजन प्रवेश करता है तभी एंटीबॉडी जो है प्रोडक्शन एंटीबॉडी का होने लग जाता है। तो मतलब एंटीबॉडीज के निर्माण को बढ़ाने के लिए, एंटीबॉडीज की क्रिया के निर्माण को बढ़ाने के लिए, है ना, उनको उकसाने वाले जो पदार्थ होते हैं वही क्या कहलाते हैं? एंटीजन कहलाते हैं। और एंटीजन ही ऐसे पदार्थ होते हैं या रोगाणु होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर क्या करते हैं? रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो ये कहलाते हैं हमारे एंटीजन कहलाते हैं। ठीक है, एंटीजन के कई अलग अलग प्रकार के लक्षण हैं जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, तो एंटीजन के जो स्पेशल लक्षण है, पहला इंपॉर्टेंट लक्षण क्या है कि एंटीजन जो होते हैं इन एंटीजन के कारण ही एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। अगर एंटीबॉडीज डेवलप हो रही हैं तो उसमें सबसे अहम भूमिका किसकी है? एंटीजन का। क्योंकि एंटीजन जब शरीर के अंदर जाते हैं तभी ये प्रतिरक्षी प्रतिक्रियाओं को प्रेरित करते हैं, उत्साहित करते हैं और वो जो है फिर प्रेरित होती हैं और उनका डेवलपमेंट होता है। तो एंटीबॉडीज एंटीजन के कारण ही एंटीबॉडी का डेवलपमेंट होता है या निर्माण होता है। ये पहला इंपॉर्टेंट गुण है या पहला इंपॉर्टेंट लक्षण है किसका? एंटीजन या प्रतिजन का। दूसरा इंपॉर्टेंट लक्षण क्या है कि प्रतिजन जो होते हैं ना, ये जो एंटीजन होते हैं ये प्रोटीन या उससे जुड़ सकने वाले जो भी पदार्थ होते हैं, स्पेशली ये पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार के प्रोटीन्स या पॉलीसेकेराइड्स के बने पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो जो एंटीजन होते हैं ये एक प्रकार से प्रोटीनियस पदार्थ होते हैं या पॉलीसेकेराइड युक्त पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गई होगी। और तीसरा है कि ये मुक्त अणु या जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी सतह को ढकने वाले घटक होते हैं। ठीक है, तो जो भी स्पेशल टाइप्स के माइक्रोब्स होते हैं उन माइक्रोब्स या इसके अलावा जो मुक्त होते हैं यानी कि जो फ्री मॉलिक्यूल होते हैं उन मॉलिक्यूल्स की जो लेयर होती है उन मॉलिक्यूल्स को ढकने के लिए एक लेयर का काम करते हैं, तो यही कहलाते हैं एंटीजन। तो ये भी एंटीजन का एक गुण होता है। तो एंटीजन क्या होते हैं या प्रतिजन क्या होते हैं, प्रतिजन के क्या क्या इंपॉर्टेंट लक्षण होते हैं, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है और इस बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
चलिए, अब यहाँ पे 3 से 4 ऐसे इंपॉर्टेंट रोग हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है, और ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से हो सकता है कि इस बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए, और कई सारे छोटे छोटे क्वेश्चन यहां से पूछे भी जाते हैं। सबसे पहला जो रोग है यहां पे है वो है अमीबता, ठीक है, और इस अमीबता रोग को हम बोलते हैं अमीबियासिस। क्या बोलते हैं? अमीबियासिस रोग भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं अमीबियासिस। तो अमीबियासिस की अगर हम बात करते हैं तो मानव की जो बड़ी आंत होती है, यानी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, तो मानव की बड़ी आंत में क्या होता है, एक विशेष प्रकार की आप देखेंगे कि एक विशेष प्रकार का जो है प्रोटोजोअन होता है। क्या होता है? प्रोटोजोअन होता है, और उस प्रोटोजोअन का नाम क्या होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। तो मानव की जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, जो बड़ी आंत होती है, उस बड़ी आंत में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोअन परजीवी होता है, और यही प्रोटोजोअन परजीवी से क्या होता है? अमीबता रोग होता है, जिसको हम अमीबियासिस रोग भी कहते हैं, या हम इसे अमीबी अतिसार भी कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जो अमीबता रोग होता है या अमीबियासिस रोग होता है, ये एक प्रोटोजोअन परजीवी के कारण होता है, और उस प्रोटोजोअन परजीवी का नाम क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। और ये कहां पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मानव की लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी कि बड़ी आंत में, ठीक है। अब देखिए, अगर अमीबता रोग होगा तो अत्यधिक मात्रा में श्लेष्मा जो है मल के रूप में बाहर, श्लेष्म मल जो है बाहर निकलेगा, शरीर में ज्यादा मात्रा में ऐंठन होगा, ठीक है, ठीक है। इसके बाद अत्यधिक मात्रा में आप देखेंगे उदरीय पीड़ा होगा, जो उदर गुहा है, उदर गुहा के आसपास अत्यधिक मात्रा में क्या होता है? ज्यादा मात्रा में दर्द होता है या कष्ट होता है, ठीक है। और इसके अलावा रक्त के थक्के वाले मल, जो मल बाहर निकलेगा वो कैसा होगा? उसमें रक्त के थक्के बने बने क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। तो इस रोग को हम क्या बोलते हैं? अमीबियासिस, या इसको हम बोलते हैं अमीबता रोग, ठीक है। तो ये अमीबता रोग जो होता है, आप देखेंगे कि जो घरेलू मक्खियां होती है, घरेलू मक्खी क्या होती हैं? इस रोग की शारीरिक वाहक होती हैं, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक इस रोग को ट्रांसफर करने का काम जो करती हैं वो कौन सी हैं? घरेलू मक्खियां हैं, ठीक है। और परजीवी को क्या करती हैं? ये संक्रमित व्यक्ति के मल से क्या करती हैं? किसी परजीवी के अंदर संक्रमित व्यक्ति का जो मल होता है, उस मल से ये क्या करती हैं? खाद्य पदार्थों तक ले जाकर के उन्हें संदूषित कर देती हैं, ठीक है। तो ये जो परजीवी होते हैं, ठीक है, परजीवी मक्खियां होती है, ये क्या करेंगी? जाकर के किसी दूसरे व्यक्ति के मल में क्या कर देंगी? संक्रमित कर देंगी, ठीक है। और इससे जो है ये एक प्रकार से वाहक का काम करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करेंगे? उसका ट्रांसफर कर सकती हैं, ठीक है। तो इसका मुख्य रूप से क्या होती है? वाहक जो होती है वो क्या होती है? घरेलू मक्खियां होती है, ठीक है। घर की जो मक्खियां होती है, यही जो होती हैं ये अमीबियासिस या अमीबता रोग की इंपोर्टेंट जो है वाहक होती हैं। और आप देखेंगे कि जो मल पदार्थ होता है, मुख्य रूप से इसके द्वारा संदूषित जो पेयजल होता है और जो खाद्य पदार्थ होते हैं, इनके संक्रमण से प्रमुख प्रकार के आप देखेंगे अमीबियासिस रोग उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, सिंपल सी बात है कि किसी प्रकार से मान लीजिए जो मल है, उस मल में मक्खी बैठ गई है, और वो मल कैसा है? किसी अमीबियासिस ग्रसित व्यक्ति का है। तो उसमें मक्खी बैठी, और वो मक्खी कहां पहुंची? वो मक्खी जाकर के किसी अच्छे पेयजल में जाकर के बैठ गई, या कहां बैठ गई? किसी भोजन में जाकर के बैठ गई। तो उससे क्या हो गया कि भोजन और पेयजल क्या हो गया? संक्रमित हो गया, और उस संक्रमण से भी रोग जो है उस व्यक्ति के अंदर उत्पन्न हो जाएगा, जो भी उन जल और भोज्य पदार्थों का सेवन करेंगे, ठीक है। तो अमीबता या अमीबियासिस जो है ये एक एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोअन परजीवी के कारण होने वाला रोग होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए जो मलेरिया रोग होता है, ठीक है, मलेरिया रोग की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल सी बात है कि यह भी एक प्रोटोजोअन परजीवी के कारण होता है, ठीक है। यह भी एक परजीवी के कारण होता है, ठीक है। किस परजीवी के कारण? तो ये किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। किसके कारण होता है? ये होता है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण, ठीक है। प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोअन परजीवी, ठीक है, प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम नामक जो प्रोटोजोअन परजीवी है, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोअन परजीवी के कारण ही मलेरिया रोग होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। सिंपल सी बात समझ में आ गई आपको कि प्लाज्मोडियम नामक एक बहुत ही छोटा सा प्रोटोजोअन परजीवी होता है, जो कि मलेरिया के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। अगर हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम की, तो प्लाज्मोडियम की कई अलग अलग स्पीसीज होती है जो अलग अलग प्रकार की मलेरिया को उत्पन्न करती है। प्लाज्मोडियम की मुख्य स्पीसीज आप देखेंगे, जैसे एक होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। क्या होता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। दूसरा होता है प्लाज्मोडियम मलेरियाई। तीसरा होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, और एक होता है प्लाज्मोडियम ओवेल।
तो ये 4 प्रकार के इंपॉर्टेंट स्पीसीज होती हैं प्लाज्मोडियम की, जो कि अलग अलग प्रकार की मलेरिया अलग अलग व्यक्तियों के अंदर डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से आप देखेंगे जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होता है, इसके द्वारा होने वाला जो बुखार होता है या मलेरिया होती है, जिसको हम मेलिग्विड कहते हैं, ये सबसे गंभीर प्रकार की मलेरिया या बीमार समस्या होती है। ठीक है, और ये घातक भी हो सकती है, जिससे जो है व्यक्ति की ज्यादा मात्रा में होने से मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, मादा एनाफिलीज जो मच्छर होता है ना, ये इस रोग का वाहक होता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर मादा एनाफिलीज मच्छर जो है इस रोग को संक्रमित कर सकता है। और वो कैसे संक्रमित कर सकता है, तो इसके जस्ट आगे आप लोग देखेंगे प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल यानी कि जीवन चक्र। तो प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल आप लोग अभी आगे जस्ट देखेंगे इस क्वेश्चन के बाद, तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे मॉस्किटो जो है किसी व्यक्ति को जब बाइट करता है तो किस प्रकार से जो है ये प्रक्रिया होती है, और ये जो मादा एनाफिलीज मच्छर है ये किस प्रकार से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर रोग को संक्रमित कर सकता है। ठीक है, तो ये दूसरा जो इंपॉर्टेंट रोग है ये मलेरिया रोग है, जो कि प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोअन परजीवी के कारण होता है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये रोग इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये रोग आ सकते हैं, इनको आपको हल्के में नहीं लेना है। पूरे के पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पे कवर करा रहे हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे अच्छे से बनने चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं एस्केरिस्ता। ठीक है, एस्केरिस्ता की बात करते हैं या एस्केरिएसिस बोलते हैं। ठीक है, इस रोग को हम एस्केरिएसिस बोलते हैं या एस्केरिस्ता बोलते हैं। ठीक है, एस्केरिएसिस की अगर हम बात करते हैं तो यह रोग जो होता है ये आंत में एक विशेष प्रकार का परजीवी होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एस्कैरिस। तो एस्कैरिस नामक जो परजीवी होता है उसके कारण एस्कैरियासिस रोग होता है। नाम से स्पष्ट है, एस्कैरियासिस रोग भी है और परजीवी कौन सा है, परजीवी भी है एस्कैरिस। एस्कैरिस की अगर आप लोग संरचना स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये एकदम से हूबहू आपको केचुआ के समान दिखाई देगा। ठीक है, दोनों को हम अर्थवाम भी कहते हैं। तो एस्कैरिस जो होता है ये आपको केचुआ के समान नहीं दिखाई देगा। ठीक है, जैसे अर्थवाम होता है ना, उसी प्रकार से आपको एस्कैरिस दिखाई देता है। तो आंत में एक परजीवी होता है एस्कैरिस, जिसके कारण ये एस्कैरियासिस नामक रोग जो है ये होता है। ठीक है, आंतरिक रक्तस्राव होता है। इस रोग में क्या होता है, ज्यादा मात्रा में आंतरिक शरीर के अंदर से रक्त का स्राव होता है बाहर की ओर। पेशीय पीड़ा होगी। ठीक है, तो जगह जगह आपको पेशियों में पीड़ा उत्पन्न होगी। इसके अलावा ज्वर, ठीक है, शरीर में ज्यादा मात्रा में ज्वर या पीड़ा या बीमारी जो है उत्पन्न होगी। इसके अलावा अरक्तता, ठीक है, रक्त की कमी होगी इस रोग में। आंत का अवरोध, मतलब आंत में बहुत सारे जो है इम्यून सिस्टम आपके कमजोर होंगे। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट लक्षण है जो कि एस्कैरियासिस रोग में आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए क्या होता है कि इस परजीवी के अंडे में, ठीक है, इस परजीवी के अंडे जो हैं ये संक्रमित व्यक्ति के मल के साथ बाहर निकल जाते हैं। मान लीजिए कोई संक्रमित व्यक्ति है जो कि एस्कैरियासिस रोग से ग्रसित है। ठीक है, तो उसका जो मल निकलेगा उस मल के साथ जो है ये जो परजीवी होता है एस्कैरिस, इसके अंडे भी क्या होते हैं, ये बाहर जो है मल के साथ निकल जाते हैं। और ये बाहर निकलने के पश्चात जब मल के साथ ये अंडे बाहर निकल जाते हैं एस्कैरिस के, तो ये क्या करते हैं कि मिट्टी के साथ, पौधे के साथ और जल के साथ मिल जाते हैं और इन सभी को संदूषित कर देते हैं। और जब स्वस्थ व्यक्ति जो है इनके संपर्क में आता है तो वह स्वस्थ व्यक्ति भी इनका शिकार हो जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर संदूषित पानी है, संदूषित कोई भी साग सब्जी है, फल फूल है, तो इसमें भी अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति इसका सेवन कर लेगा तो उस व्यक्ति के अंदर भी एस्कैरियासिस रोग जो है उत्पन्न होने लग जाएगा। तो ये रोग आप देख सकते हैं, छोटा सा रोग है एस्कैरिस्ता रोग या एस्कैरियासिस रोग, जो कि एस्कैरिस नामक परजीवी के कारण ही होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। और इसमें क्या होता है कि एस्कैरिस के जो अंडे होते हैं ये संक्रमित व्यक्ति के मल के साथ बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकल जाने के पश्चात ये क्या कर जाते हैं, पानी में मिल जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। और फिर इस मिट्टी में उगे हुए या इस पानी में संपर्क में अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसका सेवन करता है अगर इस गंदे पानी का, जिसमें कि एस्कैरियासिस के अंडे जो हैं घुल करके मिल गए हैं, तो उस व्यक्ति को भी एस्कैरिस रोग हो सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लक्षण है। ठीक है, तो चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद एक आखिरी रोग है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसको हम बोलते हैं न्यूमोनिया या निमोनिया। ठीक है, न्यूमोनिया या निमोनिया है। तो निमोनिया की अगर हम बात करते हैं तो निमोनिया रोग जो होता है ये स्पेशली जो है एक प्रकार के बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के कारण होने वाला रोग होता है। ठीक है, तो एक जीवाणु होता है जिसका नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। क्या है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। तो डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु के कारण ये होने वाला एक विशेष प्रकार का रोग होता है। और इस रोग में क्या होता है, जो फेफड़े होते हैं यानी जो लंग्स होते हैं, तो लंग्स के जो वायु कोष्ठ होते हैं, जो कुपिकाएं होती है, ये कुपिकाएं क्या हो जाती है, संक्रमित हो जाती हैं। साथ ही साथ संक्रमण जब हो जाता है तो इन वायु कोष्ठों में क्या हो जाता है, एक विशेष प्रकार का तरल द्रव भर जाता है। तो जब वायु कोष्ठ की जगह में, एयर की जगह में जब यहाँ पे भैया द्रव भर जाएगा, यानी जो फेफड़े हैं
ये मान लीजिए हमारे क्या है, फेफड़े हैं। अब इस फेफड़े के अंदर जो मान लीजिए कुपिकाएं हैं, अब अगर इन कुपिकाओं के अंदर क्या भर जाएगा, कुपिकाओं में अगर जो एयर भरना चाहिए वहां पे अगर मान लीजिए तरल द्रव भर जाएगा, तो ये तरल द्रव जब भर जाता है जिसके कारण क्या होता है, सांस लेने में समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इस स्थिति में शरीर में कई सारे लक्षण जो है आपके दिखाई देने लगते हैं, जैसे अत्यधिक मात्रा में बुखार भी आ सकती है, ठिठुरन आ सकती है। मतलब जब बुखार आएगी तो ठिठुरन का मतलब है कि ज्यादा मात्रा में ठंड होगा, ठीक है, तो ज्यादा मात्रा में ठंडी लगेगी। इसके अलावा जो सांसें होती है, सांसों और सिर दर्द में भी क्या होता है, निमोनिया के लक्षण जो है दिखाई देने लग जाते हैं। सांस लेने में भी आपको क्या हो जाती है, तकलीफ हो जाती है। तो बस इतना सा आपको याद रखना है कि जो निमोनिया रोग होता है ये डिप्लोकोकस न्यूमोनिया के कारण होने वाला रोग होता है। डिप्लोकोकस न्यूमोनिया एक बैक्टीरिया होता है जिसके कारण से निमोनिया रोग जो है उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो इस रोग में क्या होता है कि वायु कोष या जो कुपिकाएं होती है फेफड़े की वो संक्रमित हो जाती हैं, तो उनमें जो एयर कोष होते हैं, वायु कोष जो होते हैं, वहां पे तरल द्रव भर जाता है जिस कारण से सांस लेने में गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में उत्पन्न रोग को हम बोलते हैं निमोनिया। निमोनिया अगर हो गई व्यक्ति को तो ज्यादा मात्रा में बुखार होगा, अत्यधिक मात्रा में ज्वर होगा, ज्यादा मात्रा में व्यक्ति को ठंडी लगेगी, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट लक्षण हैं निमोनिया रोग के। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोग या डिसीज हैं जो कि किनके कारण फैलते हैं और इनके वाहक क्या होते हैं ये आपने देख लिया, ठीक है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद एक हमारा आखिरी क्वेश्चन और बचा है, और वो हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या है, वो हमारा आखिरी क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र, ठीक है, प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। तो देखिए भैया, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र की अगर हम बात करते हैं तो हमने अभी आपको क्या बताया कि प्लाज्मोडियम जो है ये क्या होता है भैया, ये एक प्रकार का प्रोटोजोअन परजीवी होता है। क्या होता है, ये आपका प्रोटोजोअन परजीवी है, ठीक है, प्रोटोजोअन, ये है प्रोटोजोअन परजीवी। हमने आपको क्या बोला कि ये जो होते हैं ये प्रोटोजोअन परजीवी होते हैं, ठीक। तो प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोअन परजीवी होता है, ठीक है, जिसके कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है भैया, तो जिसके कारण हमने मलेरिया रोग बताया आपको कि उत्पन्न होता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम की हमने आपको क्या बताया कि 4 स्पीसीज मुख्य रूप से उपस्थित हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवल और प्लाज्मोडियम मलेरियाई। तो ये 4 स्पीसीज आपने इसके पहले मलेरिया रोग में देख लिया है। तो प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज होती है। अब अगर हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र की, तो प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र की जो सबसे विषैली या सबसे डेंजरस स्टेज होती है वो होती है हमारी क्या, स्पोरोजोइट्स। क्या होती है, वो होती है भैया हमारी स्पोरोजोइट्स, ठीक है। चलिए सिंपल सी भाषा में आपको समझना है, पूरा का पूरा जो लाइफ साइकिल है, पूरा का पूरा जो जीवन चक्र है मॉस्किटो का, ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम दिया गया है। इस एनसीईआरटी के डायग्राम को समझने के पहले यहां पे हम थोड़ा सा रूपरेखा यहां पे समझते हैं। जैसे ही कोई मान लीजिए मच्छर, कोई भी मादा एनाफिलीज मच्छर, ठीक, हमारे शरीर के अंदर आया, हमारे शरीर को कट किया यानी कि बाइट किया, तो कोई भी मच्छर जैसे ही हमारे शरीर को बाइट करता है, ठीक है, तो उस मच्छर की जो लार ग्रंथि होती है, ठीक है, मान लीजिए किसी मच्छर ने क्या किया, बाइट किया, ठीक है, मच्छर ने क्या किया भैया, बाइट किया। अब जैसे ही मॉस्किटो ने भैया बाइट किया, ठीक है, किसी व्यक्ति को, तो अब उस मानव के, ठीक है, उस मानव के अंदर आप देखेंगे कि जो सलाइवरी ग्लैंड होती है किसकी, मच्छर की, तो जैसे ही मॉस्किटो ने क्या किया भैया, किसी ह्यूमन को काटा, ठीक है, तो मॉस्किटो की जो सलाइवरी ग्लैंड होती है, जो लार ग्रंथि होती है, ये इस स्पोरोजोइट को बाहर निकालती है। तो मॉस्किटो जैसे ही किसी मानव को काटा तो उस मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में उपस्थित जो स्पोरोजोइट था वो कहां चला गया, मानव के शरीर के अंदर, ठीक। और जब वो स्पोरोजोइट मानव के शरीर के अंदर चला गया तो वो सबसे पहले कहां जाएगा, लीवर में जाएगा। कहां जाएगा, सबसे पहले यकृत में जाएगा, ठीक है, सबसे पहले कहां जाएगा, यकृत यानी कि लीवर में जाएगा। तो यकृत में जाने के पश्चात ये जो स्पोरोजोइट है ये कहां जाएगा, यकृत की कोशिकाओं में, जिसको हम बोलते हैं हिपैटोसाइट्स। यकृत की कोशिकाओं को हम क्या बोलेंगे, हिपैटोसाइट्स बोलेंगे। तो जैसे ही ये जो स्पोरोजोइट आए हैं हमारे शरीर के अंदर, ये सबसे पहले यकृत में गए, और यकृत में गए तो यकृत की कोशिकाओं में ये पहुंचे, और वहां पहुंच करके ये क्या करते हैं, अपनी संख्या को और अपने आकार को इंक्रीज करते हैं यानी कि बढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहां पे इनकी एसेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होती है। कौन सी साइकिल कंप्लीट होती है, यहां पे इनकी एसेक्सुअल साइकिल जो है कंप्लीट होती है। कौन सी साइकिल, एसेक्सुअल साइकिल। तो अगर आपसे पूछे कि एसेक्सुअल साइकिल कहां कंप्लीट होती है, तो ह्यूमन के अंदर, ठीक है, प्लाज्मोडियम की जो एसेक्सुअल साइकिल है वो कहां कंप्लीट होगी, ह्यूमन के अंदर कंप्लीट होगी, लीवर में, स्पेशली लीवर की कोशिकाओं के अंदर जो है कंप्लीट होगी।
ठीक है। तो यहां पे क्या करेगा, जो स्पोरोजोइट आया है, ये स्पोरोजोइट ह्यूमन के लीवर में गया और लीवर की कोशिकाओं के अंदर अपनी एसेक्सुअल साइकिल को कंप्लीट किया और वहां पे अपनी संख्या को बढ़ाया, वहां पे अपने नंबर्स को इंक्रीज किया। तो यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां से कहां जाएगा, सीधे सीधे ब्लड में जाएगा। यकृत की कोशिकाओं से होते हुए जो स्पोरोजोइट है ये कहां पहुंचेगा, सीधे मानव के ब्लड में पहुंचेगा। तो मानव के ब्लड में जैसे ही पहुंचा ये स्पोरोजोइट, ये क्या करेगा, मानव के ब्लड में हमको पता है क्या होता है, आरबीसी होती है, यानी कि रेड ब्लड सेल होती है, लाल रक्त कणिकाएं होती है। और इन लाल रक्त कणिकाओं के अंदर उपस्थित होता है एक वर्णक जिसको हम बोलते हैं HB, यानी कि हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा भैया, ये हीमोग्लोबिन जो उपस्थित होता है हमारे आरबीसी के अंदर, तो जैसे ही स्पोरोजोइट आया और सबसे पहले कहां आया, मानव की लीवर सेल के अंदर आया और वहां पे अपना एसेक्सुअल साइकिल कंप्लीट किया, अपना अलैंगिक चक्र कंप्लीट किया, अपनी संख्या को बढ़ाया और अपनी संख्याओं को बढ़ाने के पश्चात ये ब्लड में पहुंच गए। और ब्लड में पहुंचने के पश्चात ये कहां पहुंचे, ब्लड में पहुंचने के पश्चात ये ब्लड की आरबीसी में पहुंचे। तो आरबीसी में इनकी मुलाकात हुई जाकर के किससे, हीमोग्लोबिन से। तो जब ये हीमोग्लोबिन से मिले तो हीमोग्लोबिन को किसमें बदल दिए, हीमोग्लोबिन को बदल देते हैं ये किसमें, हीमोज्वाइन नामक एक वर्णक में या पदार्थ में। ठीक है। जैसे ही आपको जब बुखार आती है तो अत्यधिक मात्रा में आपको देखेंगे कि आप लोग कई बार आपको अत्यधिक मात्रा में ज्यादा ठंडी लगती है, और उस ठंडी की वजह क्या है, तो उस ठंडी की वजह होती है यही हीमोज्वाइन पदार्थ। ठीक है। तो हीमोज्वाइन पदार्थ कहां बनता है, हीमोग्लोबिन से बनता है। और कौन बनाता है इसको, तो जब कोई मादा एनाफिलीज मच्छर हमको काट देता है, बाइट कर देता है, तो उसके जो स्पोरोजोइट होते हैं ये जो हमारे ब्लड में जाकर के पहुंचते हैं, तो ब्लड में जो आरबीसी है उस आरबीसी के हीमोग्लोबिन के साथ ये क्रिया करके हीमोग्लोबिन को ये कन्वर्ट कर देते हैं हीमोज्वाइन में। ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है कि ये हीमोज्वाइन के कारण ही हमको अत्यधिक मात्रा में ठंड का अनुभव जो है होने लग जाता है। ठीक है। तो जब ब्लड के अंदर हमारे आया कौन, ब्लड के अंदर आया हमारे भैया ये पूरे के पूरे स्पोरोजोइट। तो स्पोरोजोइट जब हमारे ब्लड में आए तो आरबीसी के अंदर गए और हीमोग्लोबिन को बदल दिए किसमें, हीमोज्वाइन में। ठीक है। और ये क्या करते हैं, आरबीसी के अंदर जाने के पश्चात स्पोरोजोइट क्या करते हैं, गैमीट का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, गैमीट का। ठीक है। तो ये जो स्पोरोजोइट थे ना, ये पहले तो आए कहां, लीवर में। लीवर में अपनी संख्या को बढ़ाए, अपनी अलैंगिक चक्र को कंप्लीट किए और इसके बाद आ गए ब्लड में। ब्लड में गए तो भैया आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन था उसको बदल दिए हीमोज्वाइन में। और ये साथ ही साथ जो स्पोरोजोइट थे, स्पोरोजोइट किसका निर्माण कर दिए, गैमीट का निर्माण कर दिए। और ये गैमीट का निर्माण किए तो गैमीट कितने प्रकार के बने भैया, दो प्रकार के गैमीट बने। एक तो बना हमारा यहाँ पे कौन सा गैमीट, एक बना हमारा मेल गैमीट। ठीक है। एक बना हमारा मेल गैमीट नर युग्मक और दूसरा हमारा क्या बना, फीमेल गैमीट यानी कि मादा युग्मक। ठीक है। तो यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई। और यहां तक की कहानी हो रही है अभी किसके अंदर, मानव के अंदर। क्योंकि मानव को किसी मच्छर ने काटा और काटने के पश्चात जो मच्छर की सलाइवरी ग्लैंड थी, यानी कि जो लार ग्रंथि था, तो मच्छर की जो लार ग्रंथि है, इस लार ग्रंथि के अंदर जो स्पोरोजोइट था वो स्पोरोजोइट कहां पहुंच गया, मानव के लीवर में। और लीवर की कोशिकाओं में जाकर के अपनी संख्या को बढ़ाया, अपना अलैंगिक साइकिल वहां पे कंप्लीट किया, अलैंगिक चक्र कंप्लीट किया और अपनी संख्या को ज्यादा मात्रा में बढ़ाया। उसके पश्चात गया कहां, आरबीसी में। तो आरबीसी के हीमोग्लोबिन को बदल दिया हीमोज्वाइन में। और ये क्या करता है कि आरबीसी के अंदर ही अपने युग्मक का निर्माण करने लग जाता है स्पोरोजोइट। तो स्पोरोजोइट ने कर दिया अपने युग्मक का निर्माण। ठीक है। तो नर युग्मक व मादा युग्मक जो है स्पोरोजोइट के बन चुके। अब मान लीजिए कोई दूसरा मच्छर आया, अब कोई दूसरा मादा एनाफिलीज मच्छर आया। ठीक है। मादा एनाफिलीज मच्छर आया या कोई दूसरा मच्छर आया और वो फिर से हमारे शरीर को जब बाइट करता है यानी कि काटता है, तो दूसरा जब मच्छर आया और हमारे शरीर को काटा, तो ये जो गैमीट थे आरबीसी के अंदर, जो गैमीट उपस्थित थे, नर और मेल और फीमेल गैमीट जो उपस्थित थे, नर और जो मादा युग्मक उपस्थित थे, ये ट्रांसफर हो गए कहां, मच्छर में। कहां पहुंच गए, मच्छर में। तो जब इस मच्छर ने दूसरा मच्छर जब आया और वो हमारे ब्लड को चूसा, तो वो जब हमारे ब्लड को चूसा तो ये जो गैमीट थे कहां चले गए, उस मॉस्किटो के अंदर। तो मॉस्किटो के अंदर जब ये गैमीट पहुंच गए तो सबसे पहले ये गैमीट कहां जाएंगे, मॉस्किटो के गट में, यानी कि मॉस्किटो के अमाशय में। कहां जाएंगे, मॉस्किटो के अमाशय में। और मॉस्किटो के अमाशय में ये गैमीट पहुंच गए और वहां फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि निषेचन होगा। और जब निषेचन होगा तो निषेचन के बाद आपको पता है क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और जाइगोट से क्या बनता है, फिर से वही स्पोरोजोइट अवस्था बन जाएगी और वही स्पोरोजोइट अवस्था जो है मॉस्किटो के अंदर जो है क्या हो जाएगी, फिर से उपस्थित हो जाएगी। तो सिंपल सी कहानी है भैया, यहां पे कुछ नहीं हो रहा है, केवल दो कहानियां हो रही है। एक कहानी हो रही है मानव के अंदर, जो कि यहां पे मानव होस्ट कर रहा है, मतलब मानव के अंदर ये प्रक्रिया हो रही है।
मानव के अंदर कितनी प्रक्रिया हुई, मच्छर ने काट दिया मानव को, ठीक है। तो जब मच्छर काट दिया मानव को तो मच्छर की सलाइवरी ग्लैंड से निकल करके स्पोरोजोइट मानव में आ गया। तो ये पूरी प्रक्रिया मानव के अंदर हो रही है। तो मानव के लीवर में पहुंची ये स्पोरोजोइट, फिर यही स्पोरोजोइट कहां पहुंचा, मानव के ब्लड में पहुंचा, आरबीसी में पहुंचा, ठीक है। और इसी स्पोरोजोइट ने अपने क्या कर दिए, युग्मक का निर्माण कर दिए। और यहां तक की कहानी जो है भैया आरबीसी के अंदर हुई है, यानी मानव के अंदर हुई है। फिर इसके बाद जब कोई दूसरा मच्छर आकर के मानव को काटा और उसके ब्लड को चूसा तो ये पूरा ब्लड के माध्यम से गैमीट जो है कहां पहुंच गए, मच्छर के पास पहुंच गए। और मच्छर के पास जब पहुंच गए तो इसके बाद की जो कहानी होगी वो मच्छर के अंदर होगी, यानी यहां पे होस्ट कौन होगा, यहां पे मॉस्किटो जो है ये होस्ट होगा। इतनी कहानी तो आपको समझ में आती है ना। तो यहां से आप देख सकते हैं मॉस्किटो यहां पे होस्ट है, ठीक है। तो यहां पे मॉस्किटो होस्ट है क्योंकि यहां की पूरी ये कहानी जो है मॉस्किटो के अंदर हो रही है। देख सकते हैं मॉस्किटो ने दोबारा काटा किसी व्यक्ति को और उस व्यक्ति से जो नर व मादा युग्मक बने हुए थे स्पोरोजोइट के वो पहुंच गए मॉस्किटो के अंदर। तो मॉस्किटो के अंदर जब पहुंच गए तो यहां से कहानी मॉस्किटो के अंदर हो रही है। मॉस्किटो के अमाशय में फिर जाएंगे ये नर व मादा युग्मक, और वही नर व मादा युग्मक जब मॉस्किटो के अमाशय में गए तो निषेचन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। तो फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन के बाद जाइगोट बन गया और जाइगोट से फिर वही स्पोरोजोइट बन करके मच्छर की सलाइवरी ग्लैंड में जाकर के उपस्थित हो जाते हैं। फिर वही मच्छर किसी व्यक्ति को काटेगा। तो ये प्रक्रिया क्रमशः चलती रहती है भैया। यही है प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल, यानी कि प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। काफी आसान है। यहां पे अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहां पे कौन सा प्राइमरी होस्ट होता है और कौन सा सेकेंडरी होस्ट। तो भैया ये है हमारा प्राइमरी होस्ट, ठीक है। ये हमारा प्राइमरी होस्ट होता है जो कि मच्छर के अंदर होता है। और ये हमारा सेकेंडरी होस्ट की कहानी है। सेकेंडरी होस्ट हमारा क्या होता है, मानव होता है, जो कि मानव के अंदर पूरी कहानी होती है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स अनदर ह्यूमन स्पोरोजोइट्स आर इंजेक्टेड विद बाइट, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जैसे ही किसी मॉस्किटो ने, किसी मच्छर ने व्यक्ति को काटा तो ये जो स्पोरोजोइट थे, स्पोरोजोइट कहां पहुंच गए, मानव के अमाशय में पहुंच गए। और अमाशय में ये क्या करते हैं, ब्लड में पहुंचते हैं। अमाशय के बाद ये कहां पहुंचते हैं, ब्लड में पहुंचते हैं। अमाशय के अंदर ये अपनी संख्या को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। अपनी एसेक्सुअल साइकिल को क्या करेंगे, ये अपनी एसेक्सुअल साइकिल को ये क्या कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो मानव के अंदर जैसे ही मॉस्किटो ने काटा तो मॉस्किटो का जो स्पोरोजोइट था वो पहुंच गया मानव के लीवर में और वहां पे अपना एसेक्सुअल साइकिल कंप्लीट किया स्पोरोजोइट ने। और उसके बाद क्या हुआ कि ये जो स्पोरोजोइट थे पहुंच गए मानव की कहां, आरबीसी में पहुंच गए, ब्लड में पहुंच गए। तो ब्लड की आरबीसी में पहुंच गए। आरबीसी में पहुंचने के पश्चात ये क्या किए, ये कर दिए भैया हीमोग्लोबिन को चेंज कन्वर्ट कर दिए हीमोजॉइन में, ठीक है। और यहां पे ये क्या कर देते हैं, सीधी सी बात भैया कि आरबीसी के अंदर ही क्या कर देते हैं, गैमीट का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं आरबीसी के अंदर ये गैमीट बन गए हैं, मेल और फीमेल गैमीट बन गए हैं, ठीक है। तो ये मेल और फीमेल गैमीट भैया कहां पहुंचेंगे। अब जब देखिए दूसरा कोई मच्छर जो है मानव को फिर से काटा, तो जब कोई दूसरा मच्छर काटा तो ये जो युग्मक बने थे पूरे पूरे मेल और फीमेल गैमीट, ये कहां पहुंच गए, जो है गैमीट जो है कहां पहुंच गए, मच्छर के अंदर पहुंच गए। तो ये कहां जाएंगे, ये जाएंगे मच्छर के गट्स में, अमाशय में, जहां पे फिर से क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा और फिर से ये स्पोरोजोइट बन करके ये मच्छर के सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाएंगे। तो बस इतनी सी कहानी है प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल की, ठीक है। तो ये कहानी भी आपको समझ में आ गई होगी। तो यहां से हमारी आज की इस वीडियो का समापन होता है। सारे के सारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के वो हमने आपको इस एक ही वीडियो में पूरा का पूरा कवर करा दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर किया करें। और इसके पहले हमने आपको पूरे चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 6 तक के सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की 1 शॉट वीडियो प्रोवाइड करा दी है। अभी तक अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चैनल को अभी तक आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बहुत सारे व्यक्ति अभी तक जो नोट्स नहीं लिए हैं और प्रॉपर अगर तैयारी करना चाहते हैं तो वो हैंड रिटन नोट्स भी ले सकते हैं। उसके लिए मात्र आपको 100 रुपए मात्र फीस देनी पड़ेगी। व्हाट्सएप में आपको हैंड रिटन नोट्स जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर किया करें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।